एपिसोड 31 टू 40। अध्याय 31। सूझी, मैं तुम्हें मार डालूंगा। धिक्कार है, वह कहाँ है? जुओ जिंग बहुत घबरा गया था। गाहू यान को स्पष्ट रूप से जहर दिया गया था, उसका शरीर सुन्न हो गया था और थोड़े समय में ही वह ताकत लगाने में असमर्थ हो गया था। वह उसके घातक पंजे से कैसे बच सकता था? जैसे ही जुओ जिंग का दिमाग सुस्त हुआ, उसके पीछे से दो लोगों की डरावनी चीखें सुनाई दी। युवा स्वामी जुओ, कृपया अपने पीछे रहें। उसके दिल में एक ऐसा संकट भाव उमड़ आया जैसा उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। जुओ जिंग ने अपनी लगभग पूरी ताकत लगाकर हताशा में एक तरफ हट गया। हालांकि जैसे ही उसने प्रतिक्रिया दी, जुओ जिंग को अपनी गर्दन में जकड़न महसूस हुई। वास्तव में उसे गर्दन से पकड़कर हवा में उठा लिया गया था। गाहू यान की आंखें खून से लाल थीं, उनसे एक प्रबल हत्या का इरादा झलक रहा था और घनी आध्यात्मिक ऊर्जा लगभग साकार होकर उन्हें घेर रही थी। उसके पीछे नौ पीली रोशनी से घिरी एक मानवाकार काली छाया विशालकाय, प्राचीन जीवन के उतार चढ़ावों की प्रतीक, रहस्यमय, चाकू की तरह घातक इरादे वाली, अत्यंत ठंडी, जिससे अंतरिक्ष में कटने जैसी चरमराहट की आवाज उत्पन्न हो रही थी। स्वर्गीय दाव संप्रदाय में प्रवेश करने के बाद ये पहली बार था जब गाहुयान ने अपनी सर्वोच्च युद्ध आत्मा को मुक्त किया था। गड़गड़ाहट गड़गड़ाहट। जुओ शिंग भयभीत हो गया, उसके दांत किटकिटा रहे थे। उसने बड़ी मुश्किल से अपना सिर घुमाया और गाहुयान की जंगली, पशुवत आंखों में देखा और उसका दिल मानो डूब गया हो। तुम मरने के लायक हो, गाहुयान ने धीमी आवाज में दहाड़ा। उसके माथे की नसें फूल गईं, स्पष्ट रूप से उसकी हत्या करने की मंशा उबल पड़ी थी। रुको, हम बात कर सकते हैं। जुओ जिंग बुरी तरह डर गया था, उसका चेहरा तुरंत पीला पड़ गया और वह बार बार हकलाने लगा। दरार। गाहुयान ने उसे जीने का कोई मौका नहीं दिया। अपनी हथेली की एक जोरदार ताकत से उसने झट से जुओ शिंग की गर्दन तोड़ दी। उसे चटकाने के बाद गाहुयान ऊपर की ओर उड़ी और जुओ जिंग के शव को लात मारी, जिससे वह उड़कर दीवार से चिपक गया। बाकी दोनों को अपने सिर में झुनझुनी महसूस हुई, उनकी आंखें दहशत से भर गईं। शिशोधन क्षेत्र के 5वें स्तर पर मौजूद जुओ जिंग को पलटवार करने का मौका मिले बिना ही मार दिया गया। ये जानना जरूरी है कि वह तारा चंद्रमा साम्राज्य का राजकुमार था। अगर स्टार मून किंगडम को पता चलता कि जुओ जिंग की मौत यहीं हुई है, तो वे निश्चित रूप से अपनी पूरी ताकत से बदला लेंगे। दौड़ना। वे दोनों आवारा कुत्तों की तरह चीखते हुए बेताब होकर बाहर की ओर भागने लगे। तुम भी मरने के लायक हो। गाहुयान का चेहरा ठंडा था, उसकी हथेली से शक्ति निकल रही थी। दूर से ही बादल को मोड़ने वाले हाथ ने आगे बढ़कर दोनों शरीरों को पकड़ लिया और एक झटके में उन्हें चूर चूर कर धूल में मिला दिया। एक पल में ही गाहुयान ने जवाबी कार्रवाई में 3 लोगों को मार डाला। सांस छोड़ते हुए गाहुयान का चेहरा थोड़ा थका हुआ लग रहा था और उसकी आंखों में भी थकावट साफ झलक रही थी। इससे पहले नाजुक क्षण में उसने समय रहते अपनी सर्वोच्च युद्ध आत्मा को प्रकट किया था और सर्वोच्च युद्ध आत्मा द्वारा लाई गई शक्तिशाली शक्ति से उसने अस्थायी रूप से जहर को दबा दिया था। गाहुयान ने 3 स्टाइल्स ऑफ रेजिंग थंडर हैंड को उठाया और उदासीन भाव से बाहर चली गई। ऊंचे चबूतरे के पीछे बाहर निकलने का रास्ता था। तांग जिक्सियन बीस्ट ट्रैप हॉल के निकास द्वार पर खड़ी थी, चांदी के दर्पण को देख रही थी। उसके सुंदर चेहरे पर थोड़ी सी उलझन झलक रही थी। उस मानवाकार काली छाया की मार्शल सोल किस प्रकार की थी? ये स्पष्ट रूप से केवल प्रोफाउंड ग्रेड, प्रथम श्रेणी की थी, लेकिन इससे इतनी भयानक आभा क्यों निकल रही थी? आभा के संदर्भ में ये यिन हानवेन की गहन श्रेणी, प्रथम श्रेणी की उत्परिवर्तित मार्शल आत्मा से भी अधिक शक्तिशाली थी। हे भगवान, तुम किस तरह के रहस्य छिपा रहे हो? एल्डर ज़ीशियान, 3 दिन बीत गए हैं। मुझे आश्चर्य है कि अंदर क्या स्थिति होगी। बुजुर्ग सूझी वहीं खड़े रहे, अपनी चिंता को रोक नहीं पाए और उन्होंने पहल करते हुए सवाल पूछा। उसके मन में कुछ हद तक आशंका थी। हालांकि गाहुयान ने पहले अपनी मार्शल सोल का प्रदर्शन नहीं किया था, लेकिन उसकी असाधारण युद्ध शक्ति ने एल्डर सूजी को बहुत चिंतित कर दिया था। ऐसे प्रतिभाशाली व्यक्ति को जीवित नहीं रहने देना चाहिए। बीस्ट ट्रैप हॉल में प्रवेश करने से पहले एल्डर सूजी ने जुओ शिंग को बिच्छू के जहर की एक बोतल दी और उसे किसी को बिना बताए मार्शल स्किल पर लगाने के लिए कहा। जैसे ही गाहुयान पहले निकास द्वार पर पहुंचकर मार्शल स्किल लेगा, वह जहर से प्रभावित हो जाएगा। ये स्पष्ट रूप से एक त्रुटिहीन योजना थी। गाहुयान ने चाहे कितनी भी कोशिश की हो, कभी कल्पना भी नहीं की होगी कि जुओ जिंग और उसका समूह फिनिश लाइन तक सबसे पहले पहुंचने के लिए शॉर्टकट अपनाएगा और मार्शल स्किल को जहर दे देगा। लेकिन किसी कारणवश एल्डर सूजी को हमेशा बेचैनी का एहसास होता था।
इसलिए वह निर्लज होकर तांग जिक्सियन से परिणाम पूछने चला गया। तांग जिक्सियन की खूबसूरत निगाहें एल्डर सू जी पर हल्की सी घूमी और उन्होंने उदासीनता से कहा, अभी अभी निकास द्वार पर एक लड़ाई हुई। विजेता का फैसला हो चुका है और इस परीक्षा में प्रथम स्थान पाने वाले का नाम जल्द ही घोषित किया जाएगा। एल्डर सू जी का दिल अचानक खुशी से भर गया। निकास द्वार पर लड़ाई छिड़ गई थी। उन्हें सोचने की भी जरूरत नहीं थी, यह जरूर ज़ुओ शिन का ही काम होगा। गाहू यान सचमुच जाल में फंस गया था। एल्डर सू जी के चेहरे पर एक शरारती मुस्कान आ गई, लेकिन उन्हें तुरंत अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने अपनी मुस्कान मिटाते हुए हंसते हुए कहा, ये लोग इतनी जल्दी बीस्ट ट्रैप हॉल से बाहर निकल गए। लगता है शिष्यों के इस समूह में वाकई अच्छी प्रतिभा है। सचमुच बहुत बढ़िया। तांग जिक्सियन असाधारण रूप से बुद्धिमान थी। उसने एल्डर सू जी के चेहरे के भावों में आए बदलाव को तुरंत पहचान लिया। उसने मन ही मन तुरंत एक निष्कर्ष निकाल लिया। ज़ुओ जिंग नाम के उस व्यक्ति ने पूरे समय शॉर्टकट अपनाए और उसे शायद ही किसी याओ बीस्ट का सामना करना पड़ा। जल्दी पहुंचने के बाद उसने उच्च श्रेणी के मार्शल कौशल के प्रति उदासीनता दिखाए, बल्कि उसे विषैला बना दिया। उन्होंने इसकी योजना बहुत पहले ही बना ली थी। तो फिर उसे बीस्ट ट्रैप हॉल के अंदर मौजूद शॉर्टकट के बारे में किसने बताया? इसका जवाब शायद उसके सामने ही हो। एल्डर सू जी को बहुत संदेह था। गरज! सामने का कसकर बंद दरवाजा अचानक खुल गया और उसमें से सफेद धुएं का एक गुबार निकला, जो अंतहीन धूल से मिला हुआ था। अंदर से एक आकृति धीरे धीरे बाहर निकली। एल्डर सू जी का चेहरा उत्साह से भर गया। वे लगातार अपने हाथ मल रहे थे। उन्हें सोचने की भी जरूरत नहीं थी, बाहर निकलने वाला निश्चित रूप से ज़ुओ शिन ही था। वह गाहू यान नाम का व्यक्ति चाहे कितना भी ताकतवर क्यों न हो, बिच्छू के जहर से प्रभावित होने के बाद वह केवल आज्ञाकारी रूप से आत्मसमर्पण करने के लिए ही बाध्य था। ज़ुओ जिंग के लिए किसी निहत्थे व्यक्ति की हत्या करना कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। लेकिन जल्द ही एल्डर सू जी की मुस्कान जम गई। उनकी पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं और यहां तक कि उनकी सांसें भी भारी हो गईं। यह बुजुर्ग सू जी उस आकृति को ध्यान से घूर रहे थे। उनकी नसें उभरी हुई थीं और माथे से ठंडा पसीना टपक रहा था। जैसे जैसे सफेद धुआं और धूल धीरे धीरे छंटने लगी, गाहू यान का सुंदर चेहरा धीरे धीरे प्रकट होने लगा। उसके होठों के कोने पर एक ठंडी मुस्कान थी और उसने हाथ में उच्च श्रेणी की मार्शल स्किल 3 स्टाइल्स ऑफ रेजिंग थंडर हैंड पकड़ी हुई थी। वह तेजी से एल्डर सू जी के पास गया और व्यंग्य भरे लहजे में बोला, मुझे सच में खेद है, मैं अंदर से मरा नहीं, आपको निराश किया। तुमने क्या कहा? एल्डर सू जी was first startled, then flew into a rage. You little beast, what are you talking about? Whether you live or die, what does it have to do with this elder? This elder warns you, do not make false accusations. Gahu Yan chuckled disdainfully, shaking his head. You don't even have the courage to admit it. You don't even dare to take responsibility. You are truly a pathetic elder. You little beast, I'll kill you. Elder Su Ji was already very angry. After hearing Gahu Yan's sarcasm, he lost his reason even more, and without thinking, he reached out his hand, grabbing at Gahu Yan from a distance. In the void realm, a pressure immediately arose, and even the air almost solidified. Gahu Yan's eyes blazed with fury. How could he not see that Elder Su Ji was the instigator behind it all? Facing the mountain-like pressure, Gahu Yan only felt endless humiliation. He clenched his fists and roared to the sky, Elder Su Ji, when I am strong enough, I will definitely kill you. Hearing this, Elder Su Ji was terrified, not expecting Gahu Yan's hatred for him to be so deep. This only intensified his desire to kill Gahu Yan. You're dare to be presumptuous in front of me. Tang Zixian's beautiful eyes narrowed, very displeased. With a delicate flick of her slender hand, the world instantly inverted, the void realm vibrated endlessly, and a palm strike containing extreme spiritual chi heavily struck Elder Su Ji's chest. Pff. Elder Su Ji, like a meteor, spat blood and flew backward. His defense, in front of Tang Zixian, was as fragile as paper. अध्याय 32, बैंगनी अमर गठबंधन से निमंत्रण। जी जियान एल्डर, मुझे माफ करना, मैं बहुत जल्दबाजी में था। गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद एल्डर सू जी वास्तव में अपने पैरों पर खड़े हो गए। उनका चेहरा भय से भरा हुआ था। ये स्पष्ट था कि तांग जिक्सियन के प्रति उसका भय उसके दिल की गहराई से उपजा था। गाहू यान की आंखों में सदमे का भाव था। उसे उम्मीद नहीं थी कि तांग जिक्सियन, जो स्वयं एक एल्डर है, एल्डर सू जी को इतनी आसानी से पीछे हटा सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि घायल होने के बाद भी एल्डर सू जी ने एक शब्द भी बोलने की हिम्मत नहीं की और तुरंत माफी मांग ली।
यह महिला, जो उम्र में बहुत ज्यादा बड़ी नहीं थी, वह एल्डर सूजी को इतना सतर्क क्यों कर सकती थी? यह मत सोचो कि मुझे तुम्हारी पीठ पीछे की गई छोटी मोटी चालों के बारे में पता नहीं है। अगर अगली बार ऐसा हुआ तो मैं इतनी नरमी नहीं बरतूंगी। निकल जाओ। तांग जिक्सियन का चेहरा बर्फ की तरह ठंडा था, उसके होंठ हल्के से खुले हुए थे। एल्डर सूजी पसीने से भीग चुके थे और घबराहट से कांप रहे थे। जब उसने तांग जिक्सियन को उसे बाहर जाने के लिए कहते सुना, तो एल्डर सूजी का चेहरा अचानक चमक उठा, मानो उसे कोई बड़ी क्षमा मिल गई हो, और वह बुरी तरह से घायल शरीर को सहारा देते हुए दयनीय अवस्था में वहां से भाग गया। यह विश्रण के लिए एक औषधीय गोली है। तांग जिक्सियन ने अपना सुगठित हाथ उठाया और एक हरे रंग की औषधीय गोली सरसराहट के साथ बाहर निकल आई। धन्यवाद जी शियान एल्डर। गाहुयान ने गहरी सांस ली, अपना सिर पीछे झुकाया और औषधि की गोली निगल ली। औषधि की गोली शरीर में घुलते ही बिच्छू का जहर तेजी से गायब हो गया। गाहुयान, बीस्ट ट्रैप हॉल में आपके प्रदर्शन ने मुझे बहुत आश्चर्यचकित किया। अपनी मार्शल सोल का उपयोग किए बिना आप 3 याओ बीस्ट को मारने में सक्षम थे, और आपकी युद्ध शक्ति उस समय यिनहानवेन से भी कहीं अधिक थी। चाहे प्रतिभा की बात हो या इच्छाशक्ति की, आप एक सदी में दुर्लभ प्रतिभा के धनी हैं। तांग जिक्सियन के खूबसूरत चेहरे पर कोई भाव नहीं थे, लेकिन उनकी मनमोहक विशेषताओं और उनके द्वारा धीरे से बोले गए शब्दों ने गाहुयान को अवाक कर दिया। केवल उसकी आंखों में सीधे देखने पर ही किसी को उसकी सुंदरता का एहसास होता था। उसकी त्वचा जमी हुई मलाई जैसी थी और उसकी सांसें ऑर्किड की तरह महक रही थीं। अब से आप हमारे स्वर्गीय दाओ संप्रदाय के एक प्रमुख शिष्य हैं, और प्रमुख शिष्य के सभी लाभों का आनंद उठाएंगे। आपके परिवार और आपके रिश्तेदारों को भी हमारे स्वर्गीय दाओ संप्रदाय का संरक्षण प्राप्त होगा। तांग जिक्सियन के शब्द सुनने के कुछ सेकंड बाद ही गाहुयान ने आखिरकार प्रतिक्रिया दी। अरे, मैं तो पहले ही कोर डिसाइपल बन गया। ये तो काफी जल्दी हो गया। गाहुयान ने अजीब तरह से अपनी नाक रगड़ी। उसने यह बात केवल असहजता को कम करने के लिए कही, क्योंकि जिनग्रान ने उसे पहले ही बताया था कि परीक्षणों में असाधारण रूप से अच्छा प्रदर्शन करने वालों को मुख्य शिष्य के रूप में चुने जाने की मंजूरी मिल सकती है। ओह हाँ जी शियान एल्डर, आपने अभी कहा कि मेरी युद्ध शक्ति यिनहानवेन से कहीं अधिक है। गाहुयान की तलवार जैसी भौहें फड़क उठीं। यिनहानवेन ने उन पर बहुत गहरी छाप छोड़ी थी। वह उस व्यक्ति को बिल्कुल नापसंद करता था जो हमेशा अहंकार और श्रेष्ठता का प्रदर्शन करता था, और तो और वह उसके पिता का प्रेम प्रतिद्वंद्वी भी था। इसलिए जब उसे तांग जिक्सियन से पता चला कि समान स्तर पर उसकी युद्ध क्षमता यिनहानवेन से कहीं अधिक है, तो गाहुयान को काफी खुशी हुई। उस समय वह तुम्हारी ही तरह चिशोधन स्तर 5 पर था। बीस्ट ट्रैप हॉल में उसने अकेले ही चिशोधन स्तर 6 के 3 याओ जानवरों से बिना किसी खरोंच के लड़ाई लड़ी, और स्वर्गीय दाओ संप्रदाय में सबसे चौंकाने वाला रिकॉर्ड बनाया। हालांकि कई साल बीत चुके थे, लेकिन तांग जिक्सियन को यिनहानवेन की गहन श्रेणी, प्रथम श्रेणी की उत्परिवर्तित मार्शल आत्मा की शक्ति अभी भी स्पष्ट रूप से याद थी। हालांकि अब उसके सामने खड़ा युवक उस समय यिनहानवेन से भी अधिक बलवान था। 6ठे स्तर के 3 चिशोधन कौशल वाले, ऐसा लगता है कि उत्परिवर्तित मार्शल सोल वास्तव में दुर्जय है। गाहुयान ने सोचा, उसे महसूस हुआ कि यिनहानवेन उसके अन्य प्रतिद्वंद्वियों से अलग था। वह निश्चित रूप से एक मजबूत प्रतिद्वंद्वी था। उनकी प्रतिभा तो अद्भुत थी ही, साथ ही वे लगन से साधना भी करते थे। रूपांतरण ची क्षेत्र में प्रवेश करते ही उन्होंने स्वयं असीमित हत्या गठबंधन की स्थापना की, और स्वर्गीय दाओ संप्रदाय में उनके संबंध बहुत मजबूत थे। दरअसल मुझे आपकी मार्शल सोल के बारे में जानने की ज्यादा जिज्ञासा है। हालांकि हर किसी के अपने रहस्य होते हैं, और अगर आप बताना नहीं चाहते तो कोई आपको मजबूर नहीं करेगा। तांग जिक्सियन की खूबसूरत आंखें बेहद आकर्षक ढंग से सिकुड़ गईं। उसकी रणनीति यही थी, पीछे हटकर आगे बढ़ना। उसने कहा कि वह उसे इसे प्रकट करने के लिए मजबूर नहीं करेगी, लेकिन उसके द्वारा दिखाए गए हर भाव से यह स्पष्ट होता है कि वह ये जानने के लिए बेहद उत्सुक थी कि उसकी मार्शल सोल क्या है। अगर वह कोई साधारण व्यक्ति होता तो वह निश्चित रूप से उसके कुछ शब्दों से घबरा जाता और बिना पूछे ही अपने सारे रहस्य ऐसे उगल देता जैसे कोई खजाना पेश कर रहा हो। लेकिन क्या गाहुयान एक साधारण व्यक्ति था? उसके होठों पर एक मुस्कान आ गई, और उसने तुरंत तांग जिक्सियन के इरादों को समझ लिया। आपने कहा था कि आप मुझे मजबूर नहीं करेंगे, है ना? अच्छा, तो मैं आपकी बात मान लेता हूं। तो मैं जी शियान एल्डर को उनकी समझदारी के लिए धन्यवाद देता हूं। गाहुयान ने हल्की सी मुस्कान दी। अपनी योजना विफल होते देख तांग जिक्सियन को तुरंत हार का एहसास हुआ। हार न मानने की इच्छा से उसने गाहुयान की ओर देखा, और गाहुयान ने भी बिना पलक झपकाए उसकी निगाहों का सामना किया।
गाहुयान की आंखों में शरारती भाव देखकर तांग जिक्सियन को एहसास हुआ कि उसकी छोटी सी योजना को वह पूरी तरह से समझ गया था। बेहद शर्मिंदगी महसूस करते हुए उसका खूबसूरत चेहरा लाल हो गया। हालांकि तांग जिक्सियन ने तुरंत खुद को संभाला। उन्होंने धीरे से मुस्कुराते हुए अपनी खूबसूरत आंखों से गाहुयान को देखते हुए कहा, गाहुयान, मैं सीधे मुद्दे पर आती हूँ। मैं आपकी प्रतिभा की बहुत सराहना करती हूं और आपको जिक्सियन गठबंधन में शामिल होने के लिए आमंत्रित करना चाहती हूं, जिसकी स्थापना मैंने तांग जिक्सियन ने की है। क्या आप इच्छुक हैं? जिक्सियन एलायंस। गाहुयान का चेहरा थोड़ा अजीब था। क्या यह नहीं कहा गया था कि केवल स्वर्गीय दाव संप्रदाय के शिष्य ही गठबंधन बना सकते हैं? एक वरिष्ठ शिष्य तांग जिक्सियन ऐसा कैसे कर सकता है? गाहुयान के हाव भाव देखकर तांग जिक्सियन ने समझाया, मेरी स्थिति कुछ खास है। यह जिक्सियन गठबंधन मैंने बड़ी मेहनत से बनाया है। कई साल बीत चुके हैं, लेकिन इसमें अभी भी 10 से कम सदस्य हैं। मुझे विश्वास है कि गाहुयान, आप इसमें शामिल होने के योग्य हैं, इसलिए मैं आपको ये निमंत्रण दे रहा हूं। तो ज़िशियान एल्डर, यिन हानवेन के असीमित हत्या गठबंधन की तुलना में आपका जिक्सियन गठबंधन अधिक शक्तिशाली है। गाहुयान ने रुचिपूर्वक पूछा। तांग जिक्सियन के चेहरे पर तुरंत तिरस्कार का भाव आ गया। उसने सिर हिलाते हुए कहा, यह असीमित हत्या गठबंधन क्या है? यह तो मेरे जूते उठाने के भी लायक नहीं है। गाहुयान बहुत हैरान थी। अगर तांग जिक्सियन की बातें सच थीं, तो यह जिक्सियन गठबंधन वाकई अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली था। असीमित हत्या गठबंधन स्वर्गीय दाव संप्रदाय में शीर्ष 3 में शुमार था। यदि तांग जिक्सियन का जिक्सियन गठबंधन और भी अधिक शक्तिशाली होता, तो क्या वह स्वर्गीय दाव संप्रदाय में पहले स्थान पर मजबूती से काबिज नहीं होता? हालांकि गाहुयान को आश्चर्य हुआ, लेकिन उन्होंने तुरंत कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, जी शियान एल्डर, आपके सौहार्दपूर्ण निमंत्रण के लिए धन्यवाद, लेकिन मैं जवाब देने से पहले कुछ समय विचार करना चाहूंगा। गाहुयान स्थिति को स्पष्ट रूप से समझे बिना आसानी से कोई निर्णय नहीं लेंगे। तांग जिक्सियन की खूबसूरत आंखों में हैरानी का भाव झलक रहा था। उसे उम्मीद नहीं थी कि गाहुयान ऐसा कहेंगे कि वे इस पर विचार करेंगे। असंख्य लोग उसके जिक्सियन गठबंधन में शामिल होने के लिए बेताब थे, और इसके लिए वे लगभग जी तोड़ मेहनत कर रहे थे। अगर किसी को जिक्सियन गठबंधन से निमंत्रण मिलता, तो यह निश्चित रूप से गर्व की बात होती। आप विचार करने के लिए और समय ले सकते हैं। मेरे जिक्सियन गठबंधन में शामिल होने के बाद एल्डर सू जी जैसे बदमाश आपको परेशान करने की हिम्मत नहीं करेंगे। तांग जिक्सियन का रवैया उदासीनता पर लौट आया। ये पहली बार था जब उसने किसी को आमंत्रित किया था और उससे असफल होने की उम्मीद नहीं थी, जिससे एक बार फिर उसके दिल में हार का एहसास हुआ। इससे पहले कभी भी अस्वीकृत न होने वाले तांग जिक्सियन को आज गाहुयान ने लगातार दूसरी बार परास्त कर दिया। मैं इस पर विचार करूंगा। गाहुयान ने हल्की सी मुस्कान बिखेरी और फिर कहा, अगर और कुछ नहीं तो ये शिष्य पहले ही विदा लेता है। इतना कहकर गाहुयान बिना किसी झिझक के वहां से चली गई। तांग जिक्सियन ने गाहुयान की दूर जाती हुई आकृति को देखा। उसकी खूबसूरत आंखों में थोड़ी सी उलझन झलक रही थी। कौन सा आदमी उसके साथ अकेले में ज्यादा समय बिताना नहीं चाहेगा? फिर भी ये गाहुयान, वो उसे बिल्कुल भी समझ नहीं पाए। अध्याय 33 टाइप 3 थंडर हैंड। गाहुयान जैसे ही अपने निवास पर लौटा, उसने उत्सुकता से 3 स्टाइल्स ऑफ रेजिंग थंडर हैंड को बाहर निकाला। यह मार्शल स्किल प्रकृति में क्लाउड टनिंग हैंड के समान थी, जो अपनी भयंकर और शक्तिशाली क्षमता के लिए जानी जाती है। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, रैगिंग थंडर हैंड की 3 शैलियां 3 रूपों से मिलकर बनी थीं। प्रत्येक रूप जब अलग अलग प्रयोग किया जाता था, तो युद्ध का रुख बदलने में सक्षम एक घातक प्रहार था। यदि तीनों रूपों का एक साथ प्रयोग किया जाए, तो उनकी शक्ति असीमित हो जाती थी। पहला रूप, उग्र गड़गड़ाहट कुचलने वाली मुट्ठी। गाहुयान ने रेजिंग थंडर हैंड की 3 शैलियों के विस्तृत विवरण को ध्यान से पढ़ा और अभ्यास करना शुरू कर दिया। द रेजिंग थंडर क्रशिंग फिस्ट किसी वस्तु को भेदने वाले तीर की तरह थी। उसका प्रहार शक्तिशाली था, और जब वह अपनी पूरी ताकत से बाहर निकलती थी, तो वह किसी पहाड़ के ढहने और धरती के फटने जितनी ताकतवर होती थी। शरीर की सारी शक्ति को एक बिंदु पर केंद्रित करके पल भर में विस्फोट कर देती थी। मार्शल स्किल में दिए गए विस्तृत विवरण का पालन करते हुए गाहुयान ने कई बार उन गतिविधियों का अभ्यास किया, लेकिन वह उसकी तरकीब को समझ नहीं पाए। असहाय होकर गाहुयान के पास अपने सर्वोच्च युद्ध आत्मा को बुलाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। परछाई जैसी सर्वोच्च युद्ध आत्मा उसके पीछे मंडरा रही थी। सर्वोच्च युद्ध आत्मा के प्रकट होते ही गाहुयान का दिमाग एकदम स्पष्ट और तेज हो गया। कुछ बातें जो वह लंबे समय से समझ नहीं पा रहा था, अब पूरी तरह से समझ में आने लगी।
सर्वोच्च युद्ध आत्मा न केवल गाहुयान की ताकत, गति और भावना को बढ़ा सकती है, बल्कि उसकी प्रतिभा और समझने की क्षमता को भी बढ़ा सकती है। जब गाहुयान ने क्लाउड टनिंग हैंड का अभ्यास किया, तो उसने अपनी सर्वोच्च युद्ध आत्मा पर भरोसा करते हुए कुछ ही दिनों में क्लाउड टनिंग हैंड के रहस्यों को पूरी तरह से समझ लिया। कौशल पीठ में निहित है, रीढ़ की हड्डी को अच्छी तरह से प्रशिक्षित करें और पूरा शरीर एक महान ड्रैगन बन जाता है। गाहुयान को अचानक एहसास हुआ कि वह उस विस्फोटक बिंदु को खोजने में हमेशा असफल क्यों रहा था। दरअसल वह 3 स्टाइल्स ऑफ रेजिंग थंडर हैंड के मूल को पूरी तरह से नहीं समझ पाया था। तथाकथित 3 स्टाइल्स ऑफ रेजिंग थंडर हैंड का मूल तत्व उसकी रीढ़ की हड्डी थी। इन तीनों ही मुद्राओं और रूपों में शक्ति के लिए रीढ़ की हड्डी पर निर्भरता थी। जब गाहुयान की ऊर्जा उसके दांतियान में समाहित हो गई और उसके पैर मेहराब की तरह मुड़ गए, तो उसने शक्ति का संचय करना शुरू कर दिया। जब सही समय आया, तो वह अचानक विस्फोट करते हुए एक जोरदार मुक्का मारा। बूम! हवा में हल्की गड़गड़ाहट और गरज सुनाई दी। यही उग्र गरज वाले हाथ की 3 शैलियों की विशेषता थी, हवा की तरह तेज, गरज की तरह गतिशील। दरार! उसके सामने परिष्कृत लोहे से बना लोहे का खंभा गाहुयान के मुके से बुरी तरह हिल गया और उसमें कई दरारें आ गईं। आखिरकार मुझे सही रास्ता मिल ही गया। गाहुयान बेहद उत्साहित थी और उसने और भी अधिक लगन से साधना शुरू कर दी। चू हुनफेई और चूमो अस्त व्यस्त हालत में बीस्ट ट्रैप हॉल से बाहर निकले। उन्होंने अंदर भीषण कष्ट झेले थे और लगभग अपनी जान गंवा बैठे थे। चूमो, मैंने यंग लॉर्ड को अभी तक क्यों नहीं देखा? चू हुनफेई ने हैरानी से चारों ओर देखा। कई नव पदोन्नत शिष्य बीस्ट ट्रैप हॉल से बाहर आ चुके थे, लेकिन गाहुयान कहीं भी दिखाई नहीं दे रही थी। युवा स्वामी, उससे बहुत पहले ही बाहर आ जाना चाहिए था, है ना? चूमो थोड़ा असमंजस में था। ये सच है। आखिर युवा स्वामी की शक्ति इतनी महान है, वह निश्चित रूप से हमारे जैसा नहीं होगा। अफसोस, बीस्ट ट्रैप हॉल में इतने सारे खजाने थे और मैं केवल कुछ कम श्रेणी की औषधीय गोलियां ही ले पाया। ये सब मेरी अपर्याप्त शक्ति के कारण है। चू हुनफेई ने आह भरी, उसका चेहरा शोक से भरा हुआ था। अगर उसकी ताकत थोड़ी और ज्यादा होती, तो उसे यकीनन और भी ज्यादा फायदे मिलते। कुछ कम गुणवत्ता वाली औषधीय गोलियां ही काफी हैं। परिवार में रहते हुए हमें हर महीने खेती के कितने संसाधन मिलते थे। चूमो इन लाभों से काफी संतुष्ट था। जैसे ही वे दोनों अपने आंगन की ओर वापस जाने लगे, दरवाजा खोलने से पहले ही उन्हें भीतर से एक जोरदार आवाज सुनाई दी, जैसे अचानक बिजली कड़क रही हो और आंगन में भरपूर आध्यात्मिक ऊर्जा का विस्फोट हो गया। क्या चल रहा है? दोनों बेहद हैरान थे। क्या अंदर कोई लड़ाई चल रही थी? दरवाजा खोलकर अंदर जाने पर उन्होंने पाया कि आंगन में गाहुयान मार्शल स्किल्स का अभ्यास कर रहा था। तुम वापस आ गए। तुम्हारा प्रदर्शन कैसा रहा? उन्हें देखकर गाहुयान ने हल्की सी मुस्कान बिखेरी और अपनी सर्वोच्च युद्ध आत्मा को एक तरफ रख दिया। इसका जिक्र भी मत करो। हमें बस कुछ घटिया दर्जे की दवा की गोलियां ही मिली हैं। चू हुनफेई ने आह भरी। अंदर मौजूद सबसे कमजोर याओ जानवर भी क्यूई शोधन क्षेत्र की चौथी परत पर हैं। आपकी ताकत के साथ वहां जीवित रहना आपके लिए पहले से ही बहुत मुश्किल है। गाहुयान ने उन्हें प्रोत्साहित किया। युवा स्वामी, आपका क्या हाल है? जिस मार्शल स्किल का आप अभी अभ्यास कर रहे थे, क्या वह? चू हुनफेई की आंखें चमक उठीं। हाँ, मैंने वह उच्च श्रेणी की मार्शल कला प्राप्त कर ली है। गाहुयान ने इसे छिपाया नहीं। आखिरकार ऐसी बात अंततः सार्वजनिक जानकारी बन ही जाएगी। बीस्ट ट्रैप हॉल से सबसे पहले बाहर आने वाला युवा स्वामी सचमुच बहुत शक्तिशाली है। चूमो भी सदमे में थी। गाहुयान ने हल्की सी मुस्कान बिखेरी, अपनी थैली से 100 ची ऊर्जा संचयन गोलियां निकाली और उन दोनों को बांट दी। फिर उन्होंने गंभीरता से कहा, तुम्हारी प्रतिभा उतनी उच्च नहीं है, लेकिन लगन से तुम प्रगति कर सकते हो। जब तक तुम साधना में कड़ी मेहनत करोगे, अंततः तुम रूपांतरण ची ऊर्जा क्षेत्र तक पहुंच जाओगे। ये 100 ची ऊर्जा संचयन गोलियां ले लो। अगर ये पर्याप्त न हो तो मुझसे और मांग लेना। चूंकि वे सभी एक ही परिवार के सदस्य थे, इसलिए यदि उनकी ताकत में सुधार होता, तो इससे परिवार को भी लाभ होता। ये इतने सारे! दोनों को बहुत आश्चर्य हुआ और उन्होंने तुरंत खुशी से उन्हें स्वीकार कर लिया। छोटे भाई गाहुयान, क्या तुम अंदर हो? तभी आंगन के बाहर से एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी। गाहुयान बाहर निकली और उसने देखा कि राओजू और शू तियाओ बाहर खड़े थे। हा, बधाई हो छोटे भाई गाहुयान। इस बार बीस्ट ट्रैप हॉल की परीक्षा में आप अकेले ही मुख्य शिष्य के रूप में चुने गए हैं। तियानझू शिखर में प्रवेश करने के बाद कृपया हमें मत भूलना। राओजू ने अपने हाथों को जोड़कर एक आकृति बनाए, उनकी आंखों में उत्साह झलक रहा था।
वे गाहुयान की असाधारण प्रतिभा के बारे में लंबे समय से जानते थे, लेकिन उन्हें यह उम्मीद नहीं थी कि परीक्षण के तुरंत बाद गाहुयान को मुख्य शिष्य के पद पर पदोन्नत कर दिया जाएगा। यह ऐसा सम्मान नहीं था जिसका आनंद आम लोग उठा सकें। ये जानना जरूरी है कि बीस्ट ट्रैप हॉल के प्रभारी एल्डर तांग जिक्सियन के मानदंड बहुत ऊंचे थे। उसने आम लोगों की तरफ देखने की जहमत तक नहीं उठाई। युवा प्रभु, आप एक मुख्य शिष्य बन गए हैं। चू हुनफेई और चू मो बेहद आश्चर्यचकित हुए, लेकिन फिर उत्साह का माहौल छा गया। चू परिवार के सदस्य होने के नाते उन्हें वास्तविक गर्व का भी अनुभव हुआ। क्या? अभी अभी लौटे सभी नव पदोन्नत शिष्यों ने गाहुयान को हैरानी से देखते हुए हौंफते हुए कहा। मुख्य शिष्य, कोर डिसाइपल किसका प्रतिनिधित्व करता था? इसका मतलब ये था कि भविष्य में गाहुयान संप्रदाय के लिए साधना का एक प्रमुख लक्ष्य होगा और उसके परिवार और दोस्तों को संप्रदाय का संरक्षण प्राप्त होगा। छोटे भाई गाहुयान, मेरे साथ आइए। मैं आपको तियानझू शिखर पर ले जाकर रहने की जगह ढूंढूंगा। तियानझू शिखर पर केवल मुख्य शिष्यों को ही रहने की अनुमति है, राव जू ने मुस्कुराते हुए कहा। गाहुयान ने सिर हिलाया और राव जू के पीछे पीछे चली गई। जहां तक चू हुनफेई और चूमो की बात है, शू तियाओ स्वाभाविक रूप से उन्हें रहने के लिए जगह ढूंढने के लिए अपने साथ ले गई। पहाड़ी रास्ते पर चढ़ते समय राव जू का चेहरा गंभीर हो गया और उसने अचानक कहा, छोटे भाई गाहुयान, क्या तुमने तारा चंद्रमा राज्य के राजकुमार जुओजिन की हत्या की? ये खबर बहुत तेजी से फैली। इसे जरूर एल्डर सू जी ने ही फैलाया होगा। गाहुयान ने उदासीनता से मुस्कुराते हुए इस बात से इनकार नहीं किया। अरे यार, छोटे भाई गाहुयान, तुम बहुत ही लापरवाह थे। गाहुयान की पुष्टि मिलने के बाद राव जू का चेहरा बेबसी से भरा हुआ था और उसने बार बार आहें भरी। क्या सिर्फ इसलिए कि वह राजकुमार है उसे मारा नहीं जा सकता? गाहुयान की आंखें सिकुड़ गईं, मानो उसने इस विचार को खारिज कर दिया हो। जुओ शिंग स्टार मून किंगडम के दूसरे राजकुमार हैं। उनका एक बड़ा भाई भी है, जुओ युनफेई, जिसकी प्रतिभा उनसे भी कहीं अधिक असाधारण है। उनका बड़ा भाई जुओ युनफेई आओ युन संप्रदाय में साधना करता है और कम उम्र में ही वह चिशोदन के 10वें स्तर तक पहुंच चुका है। जब उसे इस बात का पता चलेगा तो वह निश्चित रूप से बदला लेने आएगा। राव जू का चेहरा चिंता से भरा हुआ था। तो क्या हुआ? पहली बात तो यह है कि वह आओयुन संप्रदाय में बहुत दूर है और उसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। अगर वह सचमुच मुझसे झगड़ा करने भी आ जाए तो भी मैं उससे डरने वाला नहीं हूं। गाहुयान ने बेपरवाही से अपना सिर हिलाया। सामान्य परिस्थितियों में जुओ युनफेई वास्तव में असहाय होता, लेकिन संयोग यह है कि 3 महीने बाद हमें आओ युन संप्रदाय के मुख्य शिष्यों से मिलने का अवसर मिलेगा। जुओ युनफेई निश्चित रूप से इस अवसर का लाभ उठाकर आपको चुनौती देगा, राव जू ने चिंता से कहा। अध्याय 34 पीली ग्रेड 10 गुफा स्वर्ग तलवार। इस संसार में रहने वाले मनुष्य को अपनी इच्छा अनुसार कार्य करना चाहिए, भलाई का प्रतिफल देना चाहिए और प्रतिशोध लेना चाहिए। यदि वह मृत्यु से भयभीत नहीं है तो उसे आने दो। गाहुयान उदासीनता से मुस्कुराया। वह हमेशा से ऐसा ही था, किसी भी चुनौती से कभी नहीं डरता था। उन्हें यह भी पक्का यकीन था कि अगर जुओ युनफेई उन्हें चुनौती देता है तो अंत में मरने वाला निश्चित रूप से जुओ युनफेई ही होगा। गाहुयान को कोई परवाह न करते देख राव जू केवल असहाय होकर अपना सिर हिला सके। तुम्हारी प्रतिभा वाकई अच्छी है, लेकिन जुओ युनफेई 3 महीने में रूपांतरण ऊर्जा क्षेत्र में प्रवेश कर सकता है। तब तुम उससे कैसे लड़ोगे? हालांकि राव जू ने ये बातें सिर्फ अपने मन में सोची और निश्चित रूप से मुसीबत मोल लेने के लिए उन्हें जोर से नहीं बोलेगा। तियानझू शिखर संपूर्ण कुनलॉन पर्वत श्रृंखला का सबसे बड़ा शिखर था और इसकी आध्यात्मिक ऊर्जा सबसे प्रचुर मात्रा में थी। सभी प्रमुख शिष्य तियानझू शिखर पर रहते थे। राव जू गाहुयान को एक प्रांगण में ले गए। ये प्रांगण बहुत भव्य था, उस जगह से कई गुना अधिक आलीशान जहां वह पहले अस्थायी रूप से ठहरे थे। जूनियर ब्रदर गाहुयान, प्रत्येक मुख्य शिष्य का अपना एक विशेष प्रांगण होता है। अब से यही आपका निवास स्थान होगा। राव जू की निगाहें ईर्ष्या से भरी हुई थीं। उन्होंने स्वर्गीय दाव संप्रदाय में इतने लंबे समय तक इतनी मेहनत की थी, फिर भी वे मुख्य शिष्य नहीं बन पाए थे। वहीं गाहुयान ने अपना प्रशिक्षण पूरा करते ही संप्रदाय द्वारा मुख्य शिष्य के पद पर पदोन्नत कर दिया गया था। दोनों के साथ हुआ व्यवहार सचमुच बिल्कुल अलग था। हालांकि इससे अप्रत्यक्ष रूप से प्रतिभा का महत्व भी प्रदर्शित हुआ। एक और बात है जूनियर ब्रदर गाहुयान, आपको याद रखना होगा कि मुख्य शिष्यों के बीच प्रतिस्पर्धा बेहद कड़ी है। आपको मानसिक रूप से तैयार रहना होगा। राव जू ने बोलना समाप्त करने के बाद ज्यादा देर तक नहीं रुके और जल्दी से चले गए।
स्वर्गीय दाओ संप्रदाय का एक नियम था कि गैर मुख्य शिष्य तियानझू शिखर पर लंबे समय तक नहीं रह सकते थे। गाहुयान भयंकर प्रतिस्पर्धा से कभी नहीं डरता था, बल्कि उसके मन में थोड़ी उत्सुकता भी थी। शक्तिशाली शत्रुओं से लगातार लड़कर ही वह स्वयं को मजबूत बना सकता था। अपने नए घर में जाने के बाद गाहुयान अन्य मुख्य शिष्यों की तरह उत्साह से इधर उधर नहीं घूमा, बल्कि साधना कक्ष में लीन हो गया। राव जू ने कहा कि जुओ युनफेई वर्तमान में ची शोधन क्षेत्र के 10वें स्तर पर है और 3 महीनों में वह रूपांतरण ची क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकता है। हालांकि उसे अभी भी अपनी मार्शल सोल की श्रेणी का पता नहीं था, लेकिन यह जुओ जिन की तुलना में अधिक शक्तिशाली थी, कम से कम येलो रैंक 10वीं श्रेणी की। ऐसा प्रतिद्वंद्वी निश्चित रूप से एक दुर्जय शत्रु था। हालांकि गाहुयान ऊपरी तौर पर बेपरवाह दिख रहा था, फिर भी उसके दिल में एक तरह का संकट का एहसास था। उसने मन ही मन ठान लिया था कि अगर 3 महीने बाद जुओ युनफेई उसे चुनौती देता है तो वह निश्चित रूप से उसे भयंकर तरीके से हरा देगा। गाहुयान पालथी मारकर बैठ गई और बेसब्री से सौक्यूई गैदरिंग पिल निकाली। 3 दिन पलक झपकते ही बीत गए। गाहुयान के आंगन में अचानक हवाएं चलने लगीं और तेज आंधी चलने लगी। जमीन से अत्यंत समृद्ध शक्ति के विस्फोट हुए, जिससे विशुद्ध रूप से आध्यात्मिक ऊर्जा से बना एक बवंडर उत्पन्न हुआ। दरार आंगन में लगे कई विशाल पेड़, जो इतने घने थे कि कई लोग उन्हें गले लगा सकते थे, जड़ से उखड़ गए और 10 मीटर ऊंची चट्टानों का समूह बवंडर की ताकत से चूर चूर हो गया। खेती कक्ष में गाहुयान ने अपनी आंखें बंद कर रखी थी। उसके शरीर से एक जबरदस्त शक्ति निकल रही थी जो हवा में मौजूद सार को कुचल रही थी, जिससे एक फुफकारने जैसी आवाज आ रही थी। इन 3 दिनों के भीतर गाहुयान ने कम से कम 200 क्यूई गैदरिन पिल्स का सेवन कर लिया था और 20 ट्रैप हॉल से जब्त की गई सभी मध्यम श्रेणी की औषधीय गोलियों को भी परिष्कृत कर लिया गया था। उस विशाल शक्ति में रूपांतरण ची क्षेत्र के विशेषज्ञ के शरीर को भी नष्ट करने की क्षमता थी, लेकिन गाहुयान अपने शक्तिशाली शारीरिक शरीर के बल पर इसे सहन करने में कामयाब रहे। धमाका। एक जोरदार धमाके के साथ गाहुयान के शरीर से एक भयानक आभा फूट पड़ी। उसका क्षेत्र ची शोधन स्तर 6 तक उन्नत हो गया था। जैसे जैसे गाहुयान का क्षेत्र उन्नत होता गया, उसके पीछे मौजूद सर्वोच्च युद्ध आत्मा भी अधिक स्पष्ट होती गई। 9 पीली बत्तियां एक साथ आकर लगातार आपस में गुंथी और विकसित होती गईं, अंततः 10 पीली बत्तियों में परिवर्तित हो गईं जो फैलकर दुनिया के एक कोने को रोशन कर गईं। सर्वोच्च युद्ध आत्मा का स्तर पीले रैंक के 10वें ग्रेड तक पहुंच गया था। चटकने की आवाज, हवा में सेम के फूटने की आवाज गूंज उठी और शून्य क्षेत्र में तैरते हुए, लगातार आकार बदलते हुए, सर्वोच्च युद्ध आत्मा के मुख्य शरीर से एक काली रोशनी निकली। दर्जनों सांसों के बाद काली रोशनी पूरी तरह से साकार हो गई। ये शुद्ध काले रंग का एक अनमोल तलवार था जिस पर रहस्यमय नक्काशी की गई थी और इसका डिजाइन बेहद प्रभावशाली था। ये ज्ञात नहीं था कि इसने कितना खून पिया था, लेकिन पूरी तलवार से एक भयानक जानलेवा भावना निकल रही थी, मानो कोई जंगली घोड़ा हो जिसे कोई वश में न कर सके। गाहुयान ने एक नज़र में ही पहचान लिया कि यह अनमोल तलवार वही थी जो युद्ध देवता के पास तैर रही थी जब उन्होंने अपनी सर्वोच्च युद्ध आत्मा जागृति प्राप्त की थी। सर्वोच्च युद्ध आत्मा के पीले रैंक के 10वें ग्रेड तक पहुंचने के बाद उसने वास्तव में युद्ध देवता द्वारा धारण की गई खजाने की तलवार को प्रकट किया। गाहुयान ने अपने दिल में उमड़ रहे उत्साह को दबाया और खजाने की तलवार को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया। जैसे ही उसने खजाने से भरी तलवार को पकड़ा, तलवार से एक सघन घातक भावना प्रवाहित होने लगी और तलवार की धार से निकलने वाली ठंडी रोशनी ने दिल में भय पैदा कर दिया। भनभनाहट, भनभनाहट, भनभनाहट। खजाने की तलवार बुरी तरह कांप रही थी, मानो वह इस तरह नियंत्रित होना नहीं चाहती हो। गाहुयान की आंखें तेजी से सिकुड़ गईं और उसने ठंडे स्वर में चिल्लाकर कहा, मेरे लिए तितर बितर हो जाओ। खजाने की तलवार पर मौजूद हत्या की मंशा को गाहुयान ने तुरंत ही खत्म कर दिया। युद्ध देवता की विरासत धारक होने के नाते गाहुयान स्वाभाविक रूप से युद्ध देवता द्वारा छोड़ी गई वस्तुओं को आसानी से नियंत्रित कर सकती थी। जैसे ही उसने खजाने की तलवार पर पूरी तरह से नियंत्रण पा लिया, अचानक उसके दिमाग में एक जानकारी प्रकट हुई। इस तलवार का नाम डोंगटियन ब्लेड है। गाहुयान का दिल उत्तेजित हो गया और वह डोंगटियन ब्लेड की शक्ति का परीक्षण करने के लिए उत्सुक था। उसने आध्यात्मिक ऊर्जा को संघनित किया और लापरवाही से उसे घुमाया, जिससे एक तेज धार सीधे शून्य क्षेत्र से गुजरी, जिसने फिर सरसराहट के साथ साधना कक्ष की उच्च शक्ति वाली दीवार को काट दिया। दीवार को भेदने के बाद भी ब्लेड लाइट की शक्ति कम नहीं हुई और यह भयंकर रूप से आकाश की ओर बढ़ गई। अंतरिक्ष में पल भर में भयानक दरारें पड़ गईं, मानो पूरी दुनिया छलनी हो गई हो।
प्रकाश की वह धार 1000 मीटर की दूरी तय करके असीम शून्य लोक में समा गई। दूर क्षितिज पर स्थित एक चोटी गड़गड़ाहट के साथ चूर चूर हो गई और धूल में तब्दील हो गई। तभी धीरे धीरे ब्लेड की रोशनी क्षीण हो गई। गाहुयान पूरी तरह से सदमे में था, उसका शरीर मानो पूरी तरह से खाली हो गया था और वह कमजोरी से जमीन पर लेट गया, यहाँ तक कि सांस लेना भी बेहद मुश्किल हो गया था। उसके पीछे मौजूद सर्वोच्च युद्ध आत्मा और डोंगटियन ब्लेड दोनों आध्यात्मिक ऊर्जा के समर्थन के बिना किसी निशान के गायब हो गए। सिर्फ एक ही प्रहार ने उसकी सारी शक्ति पूरी तरह से समाप्त कर दी थी। ये डोंगटियन ब्लेड सचमुच बहुत भयानक था। कौन है भाई, स्वर्गीय दाओ संप्रदाय में कौन इतनी बेखौफ हरकत करने की हिम्मत करता है? इसके तुरंत बाद हवा में कई जोरदार चीखें गूंज उठीं और कई आकृतियां तेजी से आसमान में उड़ गईं, गुस्से में अपराधी की तलाश करने लगीं। कई बुजुर्ग भी उदास आंखों से इधर उधर खोजते हुए गाहुयान के आंगन में आए। उन्होंने गाहुयान पर बस एक नज़र डाली और तेजी से आगे बढ़ गए। गाहुयान की मामूली ताकत को देखते हुए कोई भी यह विश्वास नहीं करेगा कि उसी ने वह प्रहार किया था। उन लोगों ने काफी देर तक खोजबीन की लेकिन उन्हें कोई सुराग नहीं मिला, इसलिए अंततः उन्होंने हार मान ली और निराश होकर चले गए। गाहुयान ने एक कड़वी मुस्कान धारण की और काफी देर बाद आखिरकार उसने कुछ ताकत हासिल की। वह अपनी जिज्ञासा को दबा नहीं सका, इसलिए उसने दरवाजे और खिड़कियां बंद कर दी, फिर से डोंगटियन ब्लेड को बुलाया। कई बार सावधानीपूर्वक पुष्टि करने के बाद उसने अंततः एक निष्कर्ष निकाला। ये डोंगटियन ब्लेड बेहद तीक्ष्ण था, साधारण मार्शल सोल हथियारों से कई गुना बेहतर, लेकिन इसे चलाने में बहुत अधिक आध्यात्मिक ऊर्जा की खपत होती थी। अपनी वर्तमान स्थिति में अपनी पूरी ताकत के साथ भी वह मुश्किल से एक ही वार कर पा रहा था। इसका प्रारंभिक रूप से भी उपयोग करने के लिए उसे कम से कम रूपांतरणची क्षेत्र तक उन्नति करनी होगी। आखिरकार यह एक अनमोल तलवार है जो अनगिनत लड़ाइयों में युद्ध देवता के साथ रही है। हालांकि मैं इसे नियंत्रित कर सकता हूं, फिर भी इसे सहजता से इस्तेमाल करने से बहुत दूर हूं। गाहुयान ने मन ही मन सोचा। हालांकि भले ही वह इसका इस्तेमाल अपनी इच्छानुसार न कर सके, फिर भी यह एक तुरुप के पत्ते के रूप में काफी था। जरा सोचिए, अभी अभी हुए उस एक हमले की ताकत को कितने लोग झेल सकते हैं। अध्याय 35 तांग हाओरन। क्या गाहुयान यहाँ रहती है? सीनियर ब्रदर टैन को जवाब देते हुए, मैं उन्हें पहचानता हूँ। मैंने खुद उन्हें किसी के द्वारा यहाँ लाते हुए देखा था। आंगन के बाहर दो लोगों की बातचीत सुनाई दे रही थी। गाहुयान अब तक लगभग ठीक हो चुका था। बाहर हो रही बातचीत सुनकर उसे थोड़ी जिज्ञासा हुई। वह कुछ ही दिन पहले तियानझू चोटी पर पहुंचा था और यहाँ किसी को जानता भी नहीं था। आखिर कौन उसकी तलाश कर रहा होगा? चरमराहट। आंगन का द्वार धक्का देकर खोला गया और एक युवक अंदर आ गया। उन्होंने पीले रंग का चोला पहना हुआ था। वे देखने में विशेष रूप से सुंदर नहीं थे, लेकिन उनके चेहरे की बनावट स्पष्ट थी और उनसे एक सुरुचिपूर्ण आभा निकलती थी, जिससे उन्हें देखना सुखद लगता था। गाहुयान को देखकर युवक मुस्कुराया और उसे गौर से देखने लगा। तुम गाहुयान ही होगे, है ना? यह मैं हूँ। गाहुयान की आंखों में पल भर के लिए संदेह का भाव आया। उस युवक का स्वभाव सौम्य प्रतीत हो रहा था, उसमें आक्रामकता का कोई संकेत नहीं था, लेकिन गाहुयान उसे पहचानती हुई प्रतीत नहीं हो रही थी। महामहिम, आप मुझसे मिलने क्यों आए हैं? हाँ, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मैं बस थोड़ा उत्सुक हूँ। मेरी बहन हमेशा से बहुत समझदार रही है और बहुत कम लोग उसकी धर्म दृष्टि को पकड़ पाते हैं। आप जैसे व्यक्ति, जिन्हें न केवल मुख्य शिष्य का दर्जा मिला है, बल्कि मेरी बहन ने उन्हें गठबंधन में शामिल होने के लिए आमंत्रित भी किया है, सचमुच लाखों में एक हैं। तांग हाओरान के बोलते समय उनकी निगाहें गाहुयान से हटी नहीं, जिससे पता चलता है कि उन्हें उनमें बहुत रुचि थी। वरिष्ठ एल्डर जी शियान, क्या वह आपकी बहन है? गाहुयान को थोड़ी हैरानी हुई। उसके सामने खड़ा ये युवक वास्तव में तांग जिक्सियन का छोटा भाई था। जी हाँ, मैं तांग हाओरान बातों को घुमा फिराकर नहीं कहता, इसलिए मैं सीधे मुद्दे पर आता हूँ। यहाँ आने का मेरा मकसद सीधा है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप में ऐसी क्या बात है जो मेरी बहन को इतनी पसंद है। जिक्सियन गठबंधन की स्थापना के बाद से इसमें 10 से भी कम सदस्य हैं। हालांकि आपने मेरी बहन का दिल जीत लिया है, फिर भी मैं आपसे अकेले में मुकाबला करना चाहता हूँ। तांग हाओरान के चेहरे पर मुस्कान थी और उनका लहजा शांत था, उनमें श्रेष्ठता का कोई अहंकार नहीं था। गाहुयान को उनमें किसी प्रकार का अहंकार या दबंग व्यवहार नहीं दिखा। मेरे साथ मुकाबला करोगे? ठीक है। तांग हाओरान द्वारा युद्धाभ्यास का प्रस्ताव सुनकर गाहुयान की आंखों में युद्ध की भावना अचानक बढ़ गई।
तांग जिक्सियन स्वर्गीय दाओ संप्रदाय की एक वरिष्ठ सदस्य है, इसलिए उनके भाई की युद्ध शक्ति निश्चित रूप से कम नहीं होगी। यह उसके लिए एक धार तेज करने वाले पत्थर के रूप में काम कर सकता है। गाहू यान को इतनी आसानी से सहमत होते देख तांग हाओरान थोड़ा शर्मिंदा हो गया। मेरा स्तर रूपांतरण ऊर्जा स्तर तक पहुंच चुका है। अगर हम सामान्य रूप से मुकाबला करें तो आप निश्चित रूप से बहुत नुकसान में होंगे। तो ऐसा करते हैं, आप अपनी पूरी ताकत से मुझ पर हमला करें और मैं इसका फायदा नहीं उठाऊंगा। मैं आपके आक्रमण को रोकने की पूरी कोशिश करूंगा। अच्छा, गाहू यान ने सिर हिलाया। वैसे भी वह बस अपनी नवविकसित रेजिंग थंडरहैंड की 3 शैलियों का परीक्षण करना चाहता था। चलो भी। तांग हाओरान ने धीरे धीरे अपने चेहरे से मुस्कान हटा ली। उसने अपने शरीर को फैलाया और उसके पूरे शरीर में प्रवाहित आध्यात्मिक ऊर्जा धीरे धीरे मुक्त होकर रक्षात्मक मुद्रा में आ गई। गाहुयान की आंखें तेजी से चमक उठी और उसका शरीर हिंसक रूप से डगमगाने लगा। उसकी रीढ़ की हड्डी से लगातार चटकने की आवाज आ रही थी, मानो कोई सोया हुआ अजगर कई वर्षों बाद अचानक जाग गया हो। पहला रूप प्रचंड वज्रपात, कुचलने वाली मुट्ठी। गाहुयान दहाड़ा और उसकी रीढ़ की हड्डी से निकलने वाली सारी शक्ति बिना किसी संकोच के उसकी मुट्ठी में समा गई। बूम बूम बूम। क्योंकि वह बल इतना विशाल था कि जैसे ही वह उत्पन्न हुआ, एक के बाद एक तूफान और गरजने वाली आवाजें सुनाई देने लगीं। इस मूके की ताकत शब्दों में बयां करना मुश्किल है। अचानक विस्फोट हुआ, बिजली की तरह गतिमान। हवा में ही मुट्ठी अचानक फट गई। ये क्रशिंग फिस्ट का चमत्कार था जो इसमें निहित शक्ति को पूरी तरह से उजागर करने में सक्षम था। तांग हाओरान की पहले से ही गंभीर निगाहें अचानक सदमे से भर गईं। इस मूके के सामने उन्हें ऐसा लगा जैसे वे सांस भी नहीं ले पा रहे हों, मानो कोई विशाल पर्वत उन पर दबाव डाल रहा हो, जिसका सामना करना असंभव था। अरे नहीं! तांग हाओरान को एहसास हुआ कि वह अति आत्मविश्वास में था। उसने तुरंत अपनी आध्यात्मिक शक्ति एकत्रित की, अपने एक हाथ को हथेली में बदल दिया और उसे घनी ऊर्जा में डुबोते हुए गाहुयान की मुट्ठी को मजबूती से पकड़ लिया। चटकने की आवाज, लगातार धमाकों की गूंज सुनाई दी और तांग हाओरान की बांह पर एक के बाद एक स्पष्ट शक्तियां फूट पड़ीं। तांग हाओरान ने अपनी सांस रोक ली, उसकी भौहें तन गईं। उसने गाहुयान की मुट्ठी को कसकर पकड़ लिया और छोड़ने से इनकार कर दिया। वह जानता था कि ऐसा करके ही वह क्रशिंग फिस्ट की लगातार विस्फोटित होती शक्ति को दबा सकता है। क्रशिंग फिस्ट के साथ उत्पन्न होने वाली शक्ति अंततः शांत होने से पहले सैकड़ों बार विस्फोट करती रही। वाह! तांग हाओरान ने एक लंबी सांस ली और अपना हाथ छोड़ दिया। उसकी गोरी हथेली अब खून से लथपथ थी, मांस के बड़े बड़े हिस्से फट गए थे, जिससे नीचे की एकदम सफेद उंगलियों की हड्डियां दिखाई दे रही थीं। इतना ही नहीं, बल्कि उसका पूरा हाथ सुन्न हो गया था और उसमें कोई संवेदना नहीं थी। छोटे भाई गाहुयान, क्या आप सचमुच केवल ची शोधन स्तर 6 पर ही हैं? आपने अभी जो शक्ति प्रदर्शित की, उससे तो मैं भी लगभग अभिभूत हो गया था। तांग हाओरान ने मरहम की एक बोतल निकाली, उसे अपने हाथ पर लगाया और बचे हुए डर के साथ बोला। इस तरह से अपने पूरे बल के मूके को दबा दिए जाने पर गाहुयान का चेहरा बेहद अजीब हो गया। उसने अपना हाथ पीछे खींच लिया और व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा, वरिष्ठ भाई तांग की ताकत वाकई भयानक है। वह ये बात चापलूसी करने के लिए नहीं कह रहा था। उस समय सु यंग के साथ हुई झड़प इस उग्र वज्रपातपूर्ण मूके की तुलना में कहीं कम शक्तिशाली थी। फिर भी सु यंग के हाथ सीधे चकनाचूर हो गए और उन्हें गंभीर चोटें आईं। रूपांतरण ची क्षेत्र में तांग हाओरान ने एक हाथ से उसके मूके को रोक लिया। वो सु यंग से कहीं अधिक शक्तिशाली था। छोटे भाई गाहुयान, अब विनम्रता दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। अभी अभी तुम्हारे मूके को रोकने के लिए मैंने अपनी पूरी ताकत लगा दी। फिर भी मैं इतना हिल गया और तुमने अभी तक अपनी मार्शल सोल भी नहीं छोड़ी है। अभी जो मुक्का मारा वो उग्र वज्र हाथ की 3 शैलियों का पहला रूप था, है ना? संप्रदाय में कई शिष्य इस मार्शल कौशल का अभ्यास करते हैं, लेकिन मैंने जूनियर ब्रदर गाहुयान से अधिक गहन ज्ञान प्राप्त करने वाला कोई नहीं देखा। इस मार्शल कौशल को प्राप्त किए हुए कितने दिन हो गए? लोगों के बारे में मेरी बहन का अनुमान बिल्कुल सही है। यदि तांग हाओरान को शुरू में गाहुयान की ताकत के बारे में संदेह था, तो अब वह पूरी तरह से आश्वस्त हो गया था। गाहुयान मुस्कुराया। ये तांग हाओरान काफी दिलचस्प था। हालांकि उसे यकीन नहीं था कि उसकी मंशा नेक थी, लेकिन कम से कम उसे उसमें कोई दुर्भावना नहीं दिखी। गाहुयान ने तांग हाओरान की प्रशंसा को दिल पर नहीं लिया। उसने अपनी मार्शल सोल को मुक्त नहीं किया था, लेकिन तांग हाओरान ने भी अपनी मार्शल सोल को मुक्त नहीं किया था। गाहुयान ने कभी खुद को कम नहीं आंका और न ही वह कभी अहंकारी था।
अगर वे सचमुच लड़ते हैं तो तांग हाओरान के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करने की उसके पास बिल्कुल भी शक्ति नहीं होगी। जब तक कि वह डोंटियन ब्लेड को बाहर न निकाल ले तब शायद उम्मीद की एक किरण दिखाई दे। छोटे भाई गाहु यान, आपने इतनी असाधारण शक्ति कैसे प्राप्त की? केवल छठे स्तर पर ही आप इतने शक्तिशाली हैं। जब आप रूपांतरण शक्ति के स्तर पर पहुंचेंगे तो शायद ही आपके कोई प्रतिद्वंद्वी होंगे। तांग हाओरान बार बार विस्मयबोध व्यक्त कर रहा था। सीनियर ब्रदर तांग, चलिए बैठते हैं और बातें करते हैं। गाहु यान मुस्कुराते हुए आगे बढ़े और आंगन में बने मंडप में बैठ गए। कुछ बातचीत के बाद दोनों को एक दूसरे के बारे में प्रारंभिक जानकारी प्राप्त हुई। तांग हाओरान ज्ञानवान और अनुभवी व्यक्ति थे और उनसे बातचीत करना वसंत की ताज़ी हवा के झोंके जैसा सुखद अनुभव था। चाहे कोई भी विषय हो, वे उसे बखूबी संभाल लेते थे। इसके अलावा तांग हाओरान असाधारण रूप से शक्तिशाली था और स्वर्गीय दाओ संप्रदाय के सैकड़ों प्रमुख शिष्यों में दूसरे स्थान पर था। वह यिनहानवेन से 6 पद ऊपर था। जूनियर ब्रदर गाहु यान, हमारा जिक्सियन गठबंधन कल जड़ी बूटियां इकट्ठा करने के लिए ब्लैक रो कैन्यन जा रहा है। चूंकि आप अभी अभी गठबंधन में शामिल हुए हैं, इसलिए शायद आपको सब कुछ पता नहीं होगा। मैं आपको सबसे मिलवाने ले चलता हूं। तांग हाओरान ने विषय बदलते हुए बड़े उत्साह से कहा। अध्याय 36 फैंग्यून गठबंधन। गाहु यान अचंभित रह गई, फिर मुस्कुराए और समझाया, वरिष्ठ भाई तांग, क्या आपको कोई गलतफहमी हुई है? हालांकि एल्डर ज़िशियान ने मुझे आमंत्रित किया है, लेकिन मैंने अभी तक जिक्सियन गठबंधन में शामिल होने के लिए सहमति नहीं दी है। ओह, तो आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है? तांग हाओरान कुछ सोच में डूबा हुआ सा लग रहा था, फिर अचानक उसका चेहरा बदल गया। उसने अविश्वास से गाहु यान को घूरते हुए, अपनी आवाज को अचानक एक सब तक ऊपर उठाते हुए अतिशयोक्तिपूर्ण ढंग से कहा, क्या तुमने कहा था कि तुम जिक्सियन गठबंधन में शामिल नहीं हुए हो? क्या तुमने मेरी बहन को ठुकरा दिया? ये पूरी तरह से अस्वीकृति नहीं है। मैंने बस इतना कहा कि मैं वापस जाकर इस बारे में सोचूंगा। गाहु यान ने अपने मन में उसके शब्दों को ध्यानपूर्वक दोहराया। उनमें कुछ भी गलत नहीं था, तो तांग हाओरान इतना हैरान क्यों था? तांग हाओरान ने घबराकर अंगूठा ऊपर करते हुए प्रशंसा भरी नजर से कहा, छोटे भाई गाहु यान, मैं सचमुच आपसे प्रभावित हूं। आपने मेरी बहन को ठुकरा दिया। मैंने अपने पूरे जीवन में कभी किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं देखा जो खुलेआम मेरी बहन को ठुकरा सके। छोटे भाई गाहु यान, आप पहले व्यक्ति हैं। गाहु यान अवाक रह गई, हंसी और आंसुओं के बीच फंसी हुई थी। तांग हाओरान के लिए इस तरह सोचना स्वाभाविक था। तांग जिक्सियन की सुंदरता किसी दिव्य देवी की तरह मोहक थी। शायद ही दुनिया का कोई पुरुष उसे न कह पाता। तांग हाओरान के उसके पास आने का कारण ये था कि उसे लगा कि गाहु यान पहले ही तांग जिक्सियन से सहमत हो गया है और जिक्सियन गठबंधन में शामिल हो गया है। कौन जानता था, गाहु यान ने तो बिल्कुल भी सहमति नहीं दी थी, बस इतना कहा था कि वह इस पर विचार करेंगे। छोटे भाई गाहु यान, अगर आप मुझसे पूछे तो आप जैसे प्रतिभाशाली को हमारे जिक्सियन गठबंधन में शामिल होना चाहिए। इसके अलावा मेरी बहन ने पहले कभी किसी शिष्य को व्यक्तिगत रूप से आमंत्रित नहीं किया है। इस बार आपका व्यक्तिगत रूप से आमंत्रित करना ये दर्शाता है कि वह आप में कितनी रुचि रखती है। और एक छोटा सा राज, मेरी बहन का अभी तक कोई प्रेमी नहीं है। तांग हाओरान रहस्यमय ढंग से आगे झुक गया। गाहु यान एकदम अवाक रह गई। भला कौन अपनी ही बहन के साथ ऐसा विश्वासघात कर सकता है? छोटे भाई गाहु यान, हमारी तुरंत ही अच्छी दोस्ती हो गई। अगर तुम मेरी बहन को पाना चाहते हो तो मैं पूरी ताकत से तुम्हारी मदद करूंगा। मेरी बहन को ठुकराने की तुम्हारी हिम्मत वाकई साहस दिखाती है। तुम उन लड़कों से कहीं ज्यादा मजबूत हो जो सिर्फ कल्पना करते हैं, कुछ करने की हिम्मत नहीं करते। तांग हाओरान ने गाहु यान के कंधे पर थपथपाया, मुस्कुराया और उसे एक ऐसी नजर से देखा जिसे सभी पुरुष समझ जाते थे। तांग हाओरान की दूर जाती हुई आकृति को देखकर गाहु यान चिंतन में डूबने से खुद को रोक नहीं पाए। आखिर इतने अलग थलग रहने वाले तांग जिक्सियन का ऐसा छोटा भाई कैसे हो सकता है? अगले दिन गाहु यान जल्दी उठ गई और तियानझू चोटी पर घूमने की तैयारी करने लगी। आखिरकार वह यहाँ लंबे समय तक रहने वाला है, इसलिए उसे पहले यहाँ के माहौल से परिचित हो जाना चाहिए। तियानझू चोटी न केवल विशाल थी बल्कि आदर्श स्थान पर स्थित भी थी। ये कुनलॉन पर्वत श्रृंखला के ठीक बीच में स्थित थी और अन्य चोटियों से इस प्रकार घिरी हुई थी जैसे चंद्रमा के चारों ओर तारे परिक्रमा करते हों। तियानझू चोटी पर हवा घनी आध्यात्मिक ऊर्जा से भरपूर थी, यहाँ तक कि एक सांस भी ताजगी और स्फूर्ति का अनुभव कराती थी। हेवनली दाओ संप्रदाय में 200 से अधिक प्रमुख शिष्य थे, जो सभी तियानझू शिखर पर रहते थे।
स्वर्गीय दाओ संप्रदाय द्वारा शिष्यों के साथ किए जाने वाले विभेदित व्यवहार से यह स्पष्ट था, प्रतिभाशाली शिष्यों को संप्रदाय द्वारा हर कीमत पर प्रशिक्षित किया जाएगा, अप्रतिभाशाली शिष्य ईमानदारी से बाहरी संप्रदाय में रहेंगे और धीरे धीरे साधना करेंगे। जब गाहुयान टहल रहा था तभी उसने अचानक सामने चौक पर सैकड़ों लोगों को इकट्ठा देखा। ये सभी लोग स्पष्ट रूप से कोर डिसाइपल्स थे जो एक साथ एकत्रित हुए थे, एक चहल पहल भरी भीड़, बहुत ही जीवंत। गाहुयान। जैसे ही गाहुयान वहां से गुजर रहा था, अचानक एक आश्चर्यचकित आवाज ने उसे पुकारा, हम सीनियर सिस्टर जिंगरान। गाहुयान ने अपनी भौहें ऊपर उठाई, उसे यहाँ जिंगरान से मिलने की उम्मीद नहीं थी। जिंगरान गाहुयान को देखकर बहुत खुश हुई। वह तेजी से चलने लगी और मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी। वाह वाह, आपने अभी अभी अपना प्रशिक्षण पूरा किया और कोर शिष्य बन गए। मैंने सुना है कि एक शिष्य ने यिनहानवेन का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, जिसने 2 ची शोधन स्तर 6 याओ राक्षस और 1 ची शोधन स्तर 7 याओ राक्षस को केवल अपने हाथों से मार डाला। वह आप ही थे, है ना? यह मैं ही था, लेकिन यह महज संयोग था। जब गाहुयान का सामना जिंगरान से हुआ तो उसे हमेशा लगा कि वह एक बुजुर्ग है, भले ही वह स्पष्ट रूप से उससे कुछ ही साल बड़ी थी। अरे बदमाश, इतना विनम्र होना बंद करो। क्या तुमने अपने पिता को पत्र लिखकर बताया है कि तुम्हें मुख्य शिष्य के पद पर पदोन्नत किया गया है? जब उन्हें पता चलेगा तो वे बहुत खुश होंगे। जिंगरान ने मुंह ढकते हुए हल्की हंसी हंसी। अभी तो नहीं, लेकिन मैं भविष्य में कभी मिलने जाने की योजना बना रही हूँ। सीनियर सिस्टर जिंगरान, क्या आप मेरे साथ आना चाहेंगी? गाहुयान ने पलकें झपकाईं और जानबूझकर जिंगरान को उसके पिता से मिलवाने की कोशिश की। अपनी मां के निधन के बाद से उनके पिता ने दोबारा शादी नहीं की थी, जो उस दौर में काफी अजीब बात थी जब एक पुरुष के लिए 3 पत्नियां और 4 रखैले रखना सामान्य बात थी। गाहुयान को अपने पिता के पुनर्विवाह से कोई आपत्ति नहीं थी और जिंगरान के बारे में उनकी अच्छी राय थी, इसलिए अगर वह उन दोनों को एक साथ ला सके तो यह एक अच्छी बात होगी। जिंगरान गाहुयान का मतलब अच्छी तरह समझ गई। उसके गाल लाल हो गए और उसने बात बदलते हुए कहा, हम इसके बारे में बाद में देखेंगे। वैसे आप कहाँ जा रहे हैं? गाहुयान ने मुस्कुराते हुए पूछा। देखो, मैं लगभग भूल ही गया था। हमारा फैंगियन गठबंधन जड़ी बूटियां इकट्ठा करने के लिए ब्लैक क्रो कैनियन जा रहा है। तुम हमारे साथ क्यों नहीं चलते? जिंगरान ने खुले तौर पर निमंत्रण दिया। जिंगरान, यह मत भूलो कि हमारे फैंगियन गठबंधन के गैर सदस्यों को इसमें शामिल होने की अनुमति नहीं है। तभी जिंगरान के पीछे खड़े एक आदमी ने मुंह बनाकर कहा, तो क्या हुआ, हम उसे भर्ती कर सकते हैं। जिंगरान ने उदासीनता से कहा। उनकी राय में गाहुयान की प्रतिभा को देखते हुए फैंगियन गठबंधन में शामिल होना कोई बड़ी बात नहीं थी। हे, हमारा फैंगियन गठबंधन किसी भी तरह का कचरा स्वीकार नहीं करता। एक आकर्षक युवक आगे बढ़ा। उसके होठों के कोने पर हल्की सी मुस्कान थी और उसकी आंखों में तिरस्कार का भाव था। उसने गाहुयान की ओर देखने की भी जहमत नहीं उठाई। बिल्कुल सही, हमारा फैंगियन गठबंधन संप्रदाय के शीर्ष 10 गठबंधनों में शुमार है। अगर हम किसी भी तरह के कचरे को अपने साथ शामिल कर लें तो क्या अराजकता नहीं फैल जाएगी? जो व्यक्ति पहले शिकायत कर रहा था वह भी गर्व से भरे चेहरे के साथ आगे बढ़ा। फैंगियन, तुम? जिंगरान का सुंदर चेहरा एकदम ठंडा पड़ गया और वह खुद को रोक नहीं पाए और बोली, वह मेरा दोस्त है, कृपया उसका सम्मान करो। उस करिश्माई युवक का नाम फैंगियन था और वह मुख्य शिष्यों के बीच काफी लोकप्रिय था। जिंगरान की बातें सुनकर फैंगियन ने असहाय होकर सिर हिलाया और गंभीरता से कहा, छोटी बहन जिंगरान, आपको मेरे प्रति मेरी भावनाओं को अच्छी तरह समझना चाहिए। अगर आप अपनी शक्ति का दुरुपयोग करके किसी करीबी को शामिल करना चाहती हैं, तो मुझे व्यक्तिगत रूप से कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन हमारा फैंगियन गठबंधन कोई मामूली गठबंधन नहीं है, ये स्वर्गीय दाओ संप्रदाय के शीर्ष 10 प्रमुख गठबंधनों में शुमार है। अगर आप किसी को भी शामिल कर लेंगी तो दूसरों का क्या होगा? हाँ, सीनियर सिस्टर जिंगरान, तुम बहुत स्वार्थी हो। सीनियर ब्रदर फैंगियन के स्नेह के कारण तुम इस तरह लापरवाही से काम नहीं कर सकती। एक आकर्षक दिखने वाली महिला ने घोर असंतोष से मुंह फुला लिया, उसकी आवाज ईर्ष्या से भरी हुई थी। फैंगियन गठबंधन के अन्य सदस्यों ने भी एक एक करके अपनी बात रखी। ये लड़का कहाँ से आया? इतनी ताकत होने के बावजूद इसमें हमारे फैंगियन गठबंधन में शामिल होने की हिम्मत कैसे हुई? छोटी बहन जिंगरान, हमारे फैंगियन गठबंधन के नियमों को तोड़ा नहीं जा सकता। पूरी बातचीत के दौरान गाहुयान ने एक भी शब्द नहीं बोला, लेकिन फैंगियन गठबंधन के इन सदस्यों ने मानो पहले ही उसके बारे में राय बना ली थी और खुलकर अपने शब्दों से उसका मजाक उड़ा रहे थे। अध्याय 37 ब्लैक क्रो कैनियन।
जिन रान का सुंदर चेहरा पल भर में लाल हो गया, उसका शरीर गुस्से से कांपने लगा, फिर भी उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या जवाब दे। वह शब्दों के मामले में कभी अच्छी नहीं थी, इतने सारे लोगों से बहस करना तो दूर की बात है। उसे उम्मीद नहीं थी कि फेंगयुन गठबंधन, जो आमतौर पर इतना सौहार्दपूर्ण प्रतीत होता था, इस समय अपना इतना कुरूप रूप प्रकट करेगा। वह केवल गाहुयान को भर्ती करना चाहती थी। गाहुयान की प्रतिभा को देखते हुए संप्रदाय के शीर्ष गठबंधनों में से एक में शामिल होना उसके लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा। फिर भी फेंगयुन को लगता था कि वह निजी लाभ के लिए अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर रही है। कितना हास्यास्पद है, सचमुच हास्यास्पद। छोटी बहन जिनरान, आपको और कुछ कहने की जरूरत नहीं है। जिनरान को कुछ बोलने ही वाली थी कि पीछे हटने को तैयार न होते हुए गाहुयान ने शांत भाव से मुस्कुराते हुए उसे रोकने के लिए हाथ उठाया। फिर गाहुयान ने मुड़कर फेंगयुन गठबंधन के लगभग 1 दर्जन लोगों को देखा और हल्की हंसी के साथ पूछा, क्या आपका फेंगयुन गठबंधन बहुत शक्तिशाली है? ये गंवार कहाँ से आ गया? इसने तो फेंगयुन गठबंधन का महान नाम तक नहीं सुना। हमारी फेंगयुन गठबंधन संप्रदाय के शीर्ष 10 गठबंधनों में शुमार है, समझ गए? तुम जैसे निकम्मे इंसान को, चाहे तुम हमारे सामने घुटने टेककर भीख मांगो, हम तुम्हें अपने साथ शामिल नहीं होने देंगे। फेंगयुन गठबंधन के सभी सदस्यों ने उपहास किया, उनकी आंखों में तिरस्कार भरा हुआ था। उनका रवैया बेहद घमंडी था, बोलते समय भी वे अपनी नाक ऊंची रखते थे। मानव संप्रदाय में शीर्ष 10 में फेंगयुन गठबंधन का स्थान पाना कोई असाधारण गौरव हो। आखिरकार उनकी नज़र में गाहुयान बहुत कमजोर थी। शिशोधन क्षेत्र का छठा स्तर, शक्ति का ये स्तर मुख्य शिष्यों के बीच बिल्कुल निम्नतम स्तर का था। सच कहूं तो आपका फेंगयुन गठबंधन मुझे बिल्कुल भी आकर्षित नहीं करता। आप फेंगयुन हैं, फेंगयुन गठबंधन के नेता हैं ना? ध्यान से सुनिए, अगर आप घुटने टेककर और प्रणाम करके मुझे अपना नेता पद भी दें, तो भी मुझे कोई दिलचस्पी नहीं होगी, सच में। गाहुयान असहाय लग रहा था। वह सचमुच दिखावा नहीं करना चाहता था, लेकिन ऐसी चीजें हमेशा उसके साथ बिना किसी स्पष्ट कारण के घटित होती रहती थीं। फेंगयुन गठबंधन क्या? उसे इसमें बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं थी। ठीक है, वह ज़िशियान का निमंत्रण भी ठुकरा सकता था, तो फिर यह फेंगयुन गठबंधन आखिर था क्या? तुम मौत को दावत दे रहे हो, बच्चे। फेंगयुन गठबंधन के सभी शिष्य गुस्से से घूर रहे थे। गाहुयान की आवाज बहुत तेज थी, जिससे चौक में मौजूद अन्य मुख्य शिष्यों का ध्यान उसकी ओर आकर्षित हुआ। कई शिष्य उत्सुकता भरी निगाहों से देख रहे थे और स्थिति के आगे बढ़ने का इंतजार कर रहे थे। मैं यहाँ केवल जूनियर सिस्टर जिनरान के निमंत्रण पर आपसे कुछ देर बातचीत करने के लिए रुका हूँ। मैं सचमुच हैरान हूँ, आप खुद को एक घटिया गठबंधन कहते हैं, जो मुश्किल से 10वें स्थान पर टिका है। आपको यह आत्मविश्वास कहाँ से मिलता है? गाहुयान सचमुच हैरान दिख रहा था और उसका लहजा गंभीर था, जिससे फेंगयुन गठबंधन के शिष्यों को आंतरिक चोटों के कारण लगभग खून की उल्टी होने लगी। फेंगयुन के माथे की नसें फूल गईं, लेकिन उसने फिर भी अपने गुस्से को दबाया और ताना मारते हुए कहा, अज्ञानी मूर्ख, छोटी बहन जिनरान, तुम ऐसे घटिया लोगों के चक्कर में कैसे पड़ गईं? जिनरान पहले से ही नाराज थी और फेंगयुन की बातें सुनकर वह भड़क उठी। फेंगयुन, मैं किसके साथ रहती हूँ, इससे तुम्हें कोई लेना देना नहीं है ना? मैं इतने लंबे समय से फेंगयुन गठबंधन में हूँ और आज ही मैंने तुम्हारा घिनौना असली रंग देखा है। आज से मैं, जिनरान, आधिकारिक तौर पर फेंगयुन गठबंधन से अलग हो रही हूँ। अब से हमारा कोई संबंध नहीं रहेगा। फेंगयुन दंग रह गया, फिर उसका गुस्सा भड़क उठा। जिनरान, बचकाना व्यवहार मत करो, तुमने जो कहा उसे वापस ले लो और मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। फेंगयुन, तुम खुद को क्या समझते हो? जिनरान ने बिना किसी झिझक के जवाब दिया। अच्छा, बहुत अच्छा। फेंगयुन का गुस्सा भड़क उठा। जिनरान ने सबके सामने बार बार उसकी अवहेलना की थी, जिससे वह पूरी तरह से आपा खो बैठा था। जिनरान और वह घमंडी लड़का, तुम दोनों ध्यान से सुनो। मेरा, फेंगयुन का, स्वर्गीय दाओ संप्रदाय में कुछ संपर्क है और तुम दोनों को बहिष्कृत करना आसान होगा। मैं आज ही यह स्पष्ट कर रहा हूं, आज से जो भी गठबंधन तुम्हें अपने साथ लेने की हिम्मत करेगा, वह मेरे फेंगयुन गठबंधन का दुश्मन होगा। फेंगयुन एक जानवर की तरह भयंकर रूप से दहाड़ा, उसकी आंखों में इतनी जानलेवा मंशा थी कि वह सीधे किसी व्यक्ति को निगल सकता था। ये सुनकर जिनरान गुस्से से कांप उठी। वह पहले फेंगयुन गठबंधन की सदस्य रह चुकी थी, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से फेंगयुन के तरीकों से परिचित थी। फेंगयुन के कई गठबंधनों के नेताओं के साथ घनिष्ठ संबंध थे, यहां तक कि शीर्ष क्रम के गठबंधन भी उनके समूह को नाराज नहीं करना चाहते थे।
अगर फेंगियुन सचमुच ठान ले तो उसे और गाहू यान को ब्लैकलिस्ट करना मुश्किल नहीं होगा। फेंगियुन, तुम तो बेशर्म हो। जिन ग्रान की खूबसूरत आंखों से मानो आग निकल रही थी। उसे अपनी चिंता नहीं थी, ब्लैकलिस्ट होना तो बस ब्लैकलिस्ट होना था। वह गाहुयान को लेकर चिंतित थी। मुख्य शिष्य बनने के तुरंत बाद फेंगियुन द्वारा उसे बहिष्कृत कर दिया गया था और फेंगियुन के लहजे से लग रहा था कि वह भविष्य में उसे आसानी से नहीं छोड़ेगा। अगर मैं बेशर्म हूं तो क्या हुआ? ताकत से तो इंसान वाकई कुछ भी कर सकता है। फेंगियुन ने ठंडी सांस लेते हुए कहा, जिनग्रान, मैंने अतीत में तुम्हें पाने के लिए बहुत कोशिश की, फिर भी तुमने मेरी तरफ देखा तक नहीं, और अब तुम एक नए पदोन्नत शिष्य के साथ उलझ गई हो। तुमने मुझे सचमुच निराश कर दिया। आसपास मौजूद सभी मुख्य शिष्य जो ये सब देख रहे थे, उन्होंने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। वे लंबे समय से ऐसी बातों के आदी हो चुके थे। वरिष्ठ शिष्यों द्वारा नव पदोन्नत शिष्यों को परेशान करना कोई नई बात नहीं थी। फेंगियुन गठबंधन कितना प्रभावशाली है। गाहुयान के होठों पर मुस्कान खिल उठी। गाहुयान को फेंगियुन की धमकी की बिल्कुल भी चिंता नहीं थी, क्योंकि उसने दूर से किसी को देखा था और उस व्यक्ति ने भी उसे देख लिया था। चाहे तुम कितने भी प्रभावशाली क्यों न हो, तुम जैसे निकम्मों को ब्लैकलिस्ट करना ही काफी है। और हाँ, बेहतर होगा कि तुम दुआ करो कि संप्रदाय के बाहर हमारे फेंगियुन गठबंधन के किसी भी सदस्य से तुम्हारा सामना न हो, वरना मैं तुम्हारी जिंदगी नरक बना दूंगा। फेंगियुन ने उसे धमकाते हुए उपहास किया। उसने गाहुयान को बिल्कुल भी अपनी आंखों में नहीं डाला। जो व्यक्ति अभी अभी मुख्य शिष्य बना था, क्या वह उसे अपनी इच्छानुसार कुचल नहीं सकता था? सीनियर ब्रदर तांग, सीनियर ब्रदर हाओरान, सीनियर ब्रदर टेंग यहाँ हैं। फेंगियुन के शब्द खत्म होते ही आसपास के वातावरण में सदमे की लहर दौड़ गई। फिर बाहर जमा दर्शकों की भीड़ स्वेच्छा से हट गई और तांग हाओरान परिधि से अंदर आ गया। तांग हाओरान को आते देख एक क्षण पहले तक अभिमानी और घमंडी दिख रहे फेंगियुन का व्यवहार तुरंत बदल गया। वह उनके पास एक चापलूसी भरी मुस्कान के साथ गया, झुककर प्रणाम करते हुए बोला, वरिष्ठ भाई तांग, आप यहाँ क्यों आए हैं? उसने तो ये भी सोचा था कि तांग हाओरान उसे ढूंढने आया है। उसका हावभाव बिल्कुल एक कुत्ते की तरह था जो अपनी पूंछ हिला रहा हो। तांग हाओरान के होठों पर मुस्कान थी, लेकिन उसकी नजरें फेंगियुन पर बिल्कुल भी नहीं टिकी। स्वाभाविक रूप से उसने उसे अनदेखा कर दिया, क्योंकि फेंगियुन उससे बात करने के लायक ही नहीं थी। फेंगियुन तुरंत ही अजीब तरह से अपनी जगह पर खड़ा हो गया, न तो आगे बढ़ पा रहा था और न ही पीछे हट पा रहा था। जब सभी यह अनुमान लगा रहे थे कि तांग हाओरान किसे ढूंढने आया है, तभी उन्होंने देखा कि वह सीधे गाहुयान के पास गया, मुस्कुराते हुए अपना हाथ बढ़ाया और गाहुयान के कंधे पर प्यार से रखते हुए बोला, छोटे भाई गाहुयान, आप यहाँ क्यों आए हैं? क्या आपने हमारे जिक्सियन गठबंधन में शामिल होने का फैसला कर लिया है? उनके शब्द सुनते ही पूरा स्थान एकदम शांत हो गया। फेंगियुन का दिल अचानक कस गया, उसके चेहरे से मुस्कान गायब हो गई और उसके माथे से तुरंत ठंडा पसीना बहने लगा। अध्याय 38 फेंगियुन गठबंधन क्या है? तांग हाओरान कौन था? इस बात से उपस्थित मुख्य शिष्यों में से कोई भी अनजान नहीं था। वह स्वर्गीय दाओ संप्रदाय के प्रमुख शिष्यों में दूसरे स्थान पर था। उससे आगे केवल शीर्ष प्रमुख शिष्य ही था, जो एक ऐसे अजगर की तरह मायावी था जो केवल अपना सिर दिखाता था लेकिन अपनी पूंछ नहीं। इसके अलावा उनकी बड़ी बहन तांग जिक्सियन थी। ये कहा जा सकता है कि तांग हाओरान का स्वर्गीय दाओ संप्रदाय में बहुत उच्च पद था, यहाँ तक कि एक वरिष्ठ भी उनका अनादर करने का साहस नहीं करता था। और जहाँ तक जिक्सियन गठबंधन की बात है, ये स्वर्गीय दाओ संप्रदाय का सबसे बड़ा गठबंधन था, जिसमें सदस्य तो कम थे, लेकिन प्रत्येक सदस्य एक ऐसा प्रतिभाशाली था जो 100 लोगों से लड़ने में सक्षम था, और केवल असाधारण प्रतिभा वाले सच्चे विलक्षण प्रतिभावान ही इसमें शामिल होने के योग्य थे। जिक्सियन गठबंधन के दूसरे सबसे बड़े कमांडर तांग हाओरान ने वास्तव में पहल करते हुए इस लड़के से पूछा कि उसने इस बारे में क्या सोचा था। हे भगवान, इस व्यक्ति को जिक्सियन गठबंधन से निमंत्रण तो मिला ही था, लेकिन उसने उसे तुरंत स्वीकार भी नहीं किया था। ये बहुत ही अजीब था। एक पल के लिए फेंगियुन को ऐसा लगा जैसे आसमान ढह गया हो। उसका दिमाग चकरा गया और वह पूरी तरह से स्तब्ध रह गया। अपने पहले के अहंकारी और दबंग शब्दों को याद करते हुए फेंगियुन को इतनी शर्मिंदगी हुई कि वह चाहता था कि उसे कहीं छिपने के लिए कोई जगह मिल जाए। उनका फेंगियुन गठबंधन जिक्सियन गठबंधन के साथ तुलना करने लायक भी नहीं था। उस व्यक्ति ने तो जिक्सियन एलायंस का निमंत्रण भी स्वीकार नहीं किया था, तो उसके फेंगियुन एलायंस की क्या कीमत थी?
मैं बस यूं ही यहाँ आ गया था और सीनियर सिस्टर जिंग रान ने कहा कि वह मुझे आध्यात्मिक औषधि इकट्ठा करने के लिए ले जाना चाहती हैं, लेकिन सीनियर ब्रदर ने कहा कि मैं उनके फेंग्युन गठबंधन में शामिल होने के योग्य नहीं हूँ और यहाँ तक कि हमें संप्रदाय के भीतर ब्लैकलिस्ट करने की धमकी भी दी। गाहुयान ने अपने हाथ फैलाए। फेंग्युन का चेहरा पल भर में बदल गया और उसने घबराकर कहा, गलतफहमी, ये सब गलतफहमी है। तांग हाओरान की मुस्कान गायब हो गई। वह मुड़ा और फेंग्युन को घूरते हुए ठंडे स्वर में बोला, मेरा भाई असाधारण रूप से प्रतिभाशाली है। मेरी बहन ने खुद उसे जिक्सियन गठबंधन में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया था, लेकिन उसने मना कर दिया। फिर भी तुम कहते हो कि वह तुम्हारे फेंग्युन गठबंधन में शामिल होने के योग्य नहीं है। बूम! तांग हाओरान की यह बात सुनकर फेंग्युन की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसे चक्कर आने लगा और वह लगभग गिर ही गया। नहीं, सीनियर ब्रदर तांग, कृपया मेरी बात ध्यान से सुने। फेंग्युन एक गर्म तवे पर बैठी चींटी की तरह था जो घबराहट में अपने पैर पटक रहा था। न केवल वह, बल्कि फेंग्युन गठबंधन के अन्य कुछ सदस्य भी भय से कांप रहे थे। तांग जिक्सियन ने स्वयं उन्हें आमंत्रित किया था। जिक्सियन गठबंधन की स्थापना के बाद से तांग जिक्सियन द्वारा व्यक्तिगत रूप से किसी को आमंत्रित करने की कोई खबर नहीं थी। हालांकि कई प्रतिभाशाली छात्रों ने इसमें शामिल होने की इच्छा व्यक्त की थी, लेकिन तांग जिक्सियन ने हमेशा उदासीनता ही दिखाई थी। इस बच्चे में ऐसी क्या खास बात थी? बहुत हो गया बकवास। तुमने मेरे भाई के चेहरे पर चोट पहुंचाई है, जो मेरे चेहरे पर थप्पड़ मारने के बराबर है। अगर तुम नहीं चाहते कि तुम्हारा फेंग्युन गठबंधन भंग हो जाए, तो मेरे भाई से माफी मांगो। तांग हाओरान का रवैया बेहद आक्रामक था, जिससे फेंग्युन को स्पष्टीकरण देने का कोई मौका नहीं मिला। हालांकि फेंग्युन भी एक मुख्य शिष्य था, लेकिन तांग हाओरान के सामने वह एक पालतू कुत्ते की तरह आज्ञाकारी था। भाई, मुझसे पहले गलती हो गई थी। मैं, फेंग्युन, आपसे माफी मांगता हूँ। कृपया ये 2 मध्यम श्रेणी की औषधीय गोलियां स्वीकार करें और इस बार मुझे माफ कर दें। बिना कुछ और कहे फेंग्युन ने 2 मध्यम श्रेणी की औषधीय गोलियां निकाली और माफी मांगते हुए अपना सिर झुका लिया। जैसे ही उसने अपना सिर झुकाया, उसकी आंखों में अनियंत्रित अपमान, अनिच्छा और आक्रोश की झलक दिखाई दी। गाहुयान ने फेंग्युन की आंखों में छिपे भावों को भलीभांति समझ लिया, लेकिन उसने उन्हें जाहिर नहीं होने दिया। इसके बजाय उसने शांत भाव से मुस्कुराते हुए 2 औषधीय गोलियां ले लीं। ये फेंग्युन ची रूपांतरण क्षेत्र के केवल दूसरे स्तर पर था। अगर जीवन मरण की लड़ाई होती तो गाहुयान को पूरा भरोसा था कि वह डोंगटियन ब्लेड का इस्तेमाल करके उसे पल भर में मार सकता था। तांग हाओरान ने अपनी आंखें सिकोड़कर व्यंग्यपूर्वक कहा, फेंग्युन, मैंने तुमसे माफी मांगने को कहा था, लेकिन क्या तुम अंदर ही अंदर आश्वस्त नहीं हो? मेरी हिम्मत कैसे हुई, सीनियर ब्रदर तांग, मुझे पूरा यकीन है। फेंग्युन ने अपना सिर और भी गहराई में दबा लिया, ऊपर देखने की हिम्मत नहीं की, इस डर से कि वह अपनी आंखों में छिपी हत्या की मंशा को दबा नहीं पाएगा। अगर आपको सच में यकीन है तो यही सबसे अच्छा है। यह मत सोचिए कि आपके मामलों में मेरा दखल आपके लिए अनुचित है। दरअसल मैं यह आपके भले के लिए कर रहा हूं और आपको इसके लिए मुझे धन्यवाद देना चाहिए। अगर आप दोनों के बीच सच में लड़ाई हुई है तो इसमें कोई शक नहीं कि अंत में मरने वाला आप ही होंगे। तांग हाओरान का चेहरा गंभीर था, ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था कि वह मजाक कर रहा हो। उसके मुंह से निकले शब्दों ने वहां मौजूद सभी लोगों को चौंका दिया। फेंग्युन का शरीर बुरी तरह कांप उठा और उसकी आंखों में आक्रोश और गहरा गया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि गाहुयान में उसे जान से मारने की ताकत है। उसे बस इतना महसूस हो रहा था कि तांग हाओरान जानबूझकर उसे सबके सामने अपमानित कर रहा है। वास्तव में तांग हाओरान के शब्द सचमुच दिल से निकले थे। वह गाहुयान से लड़ चुका था और जानता था कि गाहुयान की युद्ध शक्ति कितनी भयानक थी। अगर वे सचमुच लड़ते तो फेंग्युन निश्चित रूप से हार जाता। ठीक है, बाहर निकलो। तांग हाओरान ने हाथ हिलाया। उसने उसे पहले ही चेतावनी दे दी थी। फेंग्युन ने उसकी बात मानी या नहीं, यह उसका मामला था। फेंग्युन ने ऊपर देखा, गाहुयान को गहरी नजरों से देखा और जाने के लिए मुड़ गई। वरिष्ठ भाई तांग, आपने मुझ पर बहुत सारी नफरत लाद दी है। गाहुयान ने बेबसी से मुस्कुरा दिया। फेंग्युन निश्चित रूप से तांग हाओरान से बदला लेने की हिम्मत नहीं करेगा, इसलिए वह निश्चित रूप से अपना सारा गुस्सा खुद पर ही निकालेगा। मैं तो इतना छोटा मोटा आदमी हूँ, जूनियर ब्रदर गाहुयान को शायद कोई आपत्ति नहीं होगी। ओह हाँ, क्या तुम स्पिरिट मेडिसिन इकट्ठा करने नहीं जा रहे थे? चूंकि फेंग्युन गठबंधन तुम्हें नहीं लेगा तो मैं ले जाऊंगा। तांग हाओरान का रवैया बहुत उत्साही था। स्पष्ट रूप से वह जिंगरान को गाहुयान की प्रेमिका समझ बैठा था।
जिंग रान को अब जाकर होश आया। उसने जटिल सुंदर आंखों से गाहुयान को देखा। उसे यह विश्वास करना मुश्किल लग रहा था कि गाहुयान कुछ ही दिनों से मुख्य शिष्या थी और उसे पहले ही जिक्सियन गठबंधन से निमंत्रण मिल चुका था। इसके अलावा तांग हाओरान के साथ उनका रिश्ता स्पष्ट रूप से सामान्य नहीं था। सचमुच बाघ पिता के कोई कुत्ते बेटे नहीं होते। जिंग रान मुख्य शिष्यों में मुश्किल से मध्य स्तर पर थी, इसलिए वह इस बात से भलीभांति परिचित थी कि तांग हाओरान की शक्ति कितनी भयावह थी। अगर गाहुयान उसके साथ अच्छे संबंध बना सके तो यह निश्चित रूप से एक अच्छी बात होगी। मैं नहीं जाऊंगा, तुम दोनों जाओ, जिंग रान ने खिलखिलाकर मुस्कुराया। वह एक व्यवहारिक व्यक्ति थी। हेवनली दाओ संप्रदाय में एक अलिखित नियम था कि ब्लैक क्रो कैन्यन में स्पिरिट मेडिसिन इकट्ठा करने के लिए केवल एक ही गठबंधन के सदस्य ही टीम बना सकते थे। गाहुयान को जिक्सियन गठबंधन से निमंत्रण मिला था, इसलिए उसका जाना ठीक था। अगर वह भी जाती तो ये थोड़ा अनुचित होता। जिंग रान को जाते हुए देखकर गाहुयान कुछ हद तक असहाय महसूस कर रहा था। उसने अब उसे फंसा दिया था और उसे यकीन नहीं था कि फैंग्योन भी उससे बदला लेने की कोशिश करेगी या नहीं। छोटे भाई गाहुयान, क्या ये तुम्हारी प्रेमिका है? तांग हाओरान ने बड़ी उत्सुकता से पूछा। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। गाहुयान का पूरा शरीर काली रेखाओं से ढका हुआ था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि हंसे या रोए। सीनियर सिस्टर जिंग रान उसके पिता को पसंद करती थी, इसलिए ये गलतफहमी उसके लिए बहुत बड़ी थी। उन्होंने कुछ समय निकालकर इसे स्पष्ट रूप से समझाया। तांग हाओरान को अचानक समझ आ गया, तो बात ऐसी है। छोटे भाई गाहुयान, चूंकि आप पहले से ही यहाँ हैं, इसलिए वापस मत जाए। ब्लैक क्रो कैन्यन आध्यात्मिक औषधियों से भरा हुआ है और यह जानवरों से लबालब है। यह आपकी शक्ति को निखारने के लिए एक अच्छी जगह है। तांग हाओरान मुस्कुराया और निमंत्रण दिया। गाहुयान ज्यादा नखरे करने वाला व्यक्ति नहीं था। थोड़ी देर सोचने के बाद उसने सिर हिलाकर सहमति जताई। ठीक है, तो मैं सीनियर ब्रदर तांग के साथ जाकर इसका अनुभव करूंगा। अध्याय 39। आप इनकार क्यों करते हैं? वे शायद अब तक ब्लैक क्रो कैन्यन पहुंच चुके होंगे। चलो जल्दी करें। तांग हाओरान और गाहुयान दोनों एक एक घोड़े पर सवार होकर हेवनली दाओ संप्रदाय से बाहर निकल गए। ब्लैक क्रो कैन्यन हेवनली दाओ सेक्ट से ज्यादा दूर नहीं है। घोड़े पर सवार होकर वे आधे घंटे में वहां पहुंच सकते हैं। कुनलॉन्ग पर्वत श्रृंखला के अंत में एक बड़ी नदी है और नदी के उस पार ब्लैक क्रो कैन्यन स्थित है। ब्लैक क्रो कैन्यन, जैसा कि इसके नाम से पता चलता है, याओ राक्षसों से भरा एक घाटी है। वहां पाया जाने वाला सबसे भयंकर और आम याओ राक्षस ब्लैक क्रो है। काले कौवे ताकतवर नहीं होते, लेकिन उनकी संख्या बहुत अधिक होती है। शिकार करते समय वे पहाड़ों और खेतों को घने काले झुंड से ढक लेते हैं, जिससे उन्हें देखने वाले हर व्यक्ति में भय उत्पन्न हो जाता है। क्योंकि ब्लैक क्रो कैन्यन में स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा एकत्रित होती है, इसलिए वहां कई आध्यात्मिक औषधियां विकसित होती हैं। हेवनली दाओ संप्रदाय ब्लैक क्रो कैन्यन के बहुत करीब है और हर साल एक गठबंधन स्वतः ही दवाइयां इकट्ठा करने के लिए संगठित होता है। हाँ, आपको इतना इंतजार कराने के लिए क्षमा करें। तांग हाओरान घोड़े से उतरा और मुस्कुराते हुए उन दोनों से बोला। वरिष्ठ भाई तांग, ये कौन है? हरे रंग के वस्त्र पहने युवकों में से एक ने गाहुयान को हैरानी भरे भाव से देखा। मैं आपको इनसे मिलवाता हूँ। ये हैं गाहुयान, मेरी बहन द्वारा प्रशिक्षण के दौरान पदोन्नत किए गए इकलौते नए शिष्य और एक प्रतिभाशाली व्यक्ति जिन्हें मेरी बहन ने स्वयं गठबंधन में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया था। ये सचमुच असाधारण है। तांग हाओरान ने गाहुयान के गले में अपना हाथ डाला और उत्साहपूर्वक उनका परिचय कराया। हरे वस्त्रधारी व्यक्ति की आंखों में आश्चर्य की एक झलक दिखाई दी, फिर वह मुस्कुराया और बोला, तो ये गाहुयान है। मैंने आपका नाम बहुत पहले सुना था। हमारे जिक्सियन गठबंधन ने लंबे समय से नए सदस्यों की भर्ती नहीं की है। एल्डर जियान द्वारा व्यक्तिगत रूप से आमंत्रित किया गया कोई भी व्यक्ति असाधारण ही होगा। कुछ देर रुकने के बाद हरे वस्त्रधारी व्यक्ति ने आगे कहा, मेरा नाम चेन हुई है। सीनियर ब्रदर चेन, आप बहुत दयालु हैं। गाहुयान मुस्कुराया और बदले में अपने हाथ जोड़ लिए। वह हमेशा से ऐसा ही था। अगर आप उसे 1 इंच भी सम्मान दिखाते, तो वह आपको 1 फुट का सम्मान दिखाता। दूसरे युवक की भौहें लगातार तन रही थीं और चेहरे पर उदासी छाई हुई थी, विशेषकर जब उसने सुना कि गाहुयान को तांग जिक्सियन ने व्यक्तिगत रूप से आमंत्रित किया है, तो उसकी आंखों में उदासी की एक झलक दिखाई दी। ये वू जिमिंग हैं, चेन हुई ने मुस्कुराते हुए परिचय दिया। जैसे ही गाहुयान उनका अभिवादन करने ही वाले थे, वू जिमिंग ने उनसे पहले ही अपने हाथ पीठ पीछे बांधकर घमंडी लहजे में कहा, चूंकि आपको एल्डर जियान ने स्वयं आमंत्रित किया है, तो आप में कुछ असाधारण क्षमताएं तो होंगी ही,
है ना? मैं स्वयं देखना चाहता हूं कि आप में ऐसी क्या खास बात है जो आपको इतना खास बनाती है। जैसे ही ये शब्द उसके मुंह से निकले, वातावरण तुरंत ही शांत हो गया। चेन हुई शर्मिंदा लग रही थी, उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। हालांकि तांग हावरान बेहद खुश दिख रहा था और उसने कुछ नहीं कहा, वह बड़ी दिलचस्पी से स्थिति को देख रहा था। गाहु यान थोड़ा हैरान था, उसे उम्मीद नहीं थी कि यह आदमी पहली ही मुलाकात में उसे शर्मिंदा कर देगा। लेकिन वह भी कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसे हल्के में लिया जा सके। ये सुनकर वह बस मुस्कुराया और बोला, तो शायद आपको निराशा होगी। एल्डर जी शियान ने मुझे आमंत्रित किया था, लेकिन मैंने मना कर दिया। तुम सहमत नहीं हुए? तुमने एल्डर जी शियान को अस्वीकार कर दिया। वो जिमिंग तुरंत चौंक गया। उसने सहज रूप से तांग हाओरान की ओर देखा, जिसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाए, स्पष्ट रूप से गाहुयान के शब्दों से मौन सहमति व्यक्त की। चेन हुई पहले तो हैरान हुआ, फिर व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ सिर हिलाया। वह अच्छी तरह जानता था कि अब हालात वाकई बहुत खराब हैं। जिक्सियन गठबंधन के भीतर सभी जानते थे कि वो जिमिंग तांग जिक्सियन की बहुत प्रशंसा करते थे। तांग जिक्सियन के लिए उन्होंने हर तरह की कठिनाइयों का सामना किया और अंततः शामिल होने में सफल रहे। अगर गाहुयान को सिर्फ निमंत्रण मिल जाता तो ठीक होता, लेकिन उसने तो उसे ठुकरा ही दिया। चरमराहट। वो जिमिंग गुस्से से कांप रहा था, उसका चेहरा पीला पड़ गया था और माथे की नसें उभर आई थीं। ये ठीक वैसे ही था जैसे कोई अमीर आदमी, जिसे खाने पीने की कभी चिंता नहीं होती थी, बड़ी सहजता से कह दे कि वह स्वादिष्ट भोजन से ऊब गया है। जब कोई भिखारी, जिसने अपनी इच्छा पूरी करने के लिए अनगिनत कष्ट सहे हों, ये सुने कि दूसरा व्यक्ति उससे ऊब गया है, तो भला वह क्रोधित क्यों नहीं होगा? गाहुयान, किस आधार पर? आप एल्डर जी शियान को किस आधार पर अस्वीकार करते हैं? आप हैं क्या? ऐसा करने के लिए आपके पास क्या योग्यता है? अगर आप मुझसे पूछें तो आप जैसे व्यक्ति जिक्सियन गठबंधन में शामिल होने के योग्य ही नहीं है। वो जिमिंग बेहद गुस्से में था। चेन हुई के चेहरे पर बेबसी के भाव थे। वह वो जिमिंग की भावनाओं को समझता था और ऐसी प्रतिक्रिया स्वाभाविक थी। हालांकि गाहुयान तांग हाओरान की आमंत्रित अतिथि थी और वो जिमिंग का व्यवहार वास्तव में अनुचित था। तो तुम क्या चाहते हो? गाहुयान की आंखें सिकुड़ गईं और उनमें ठंडक की चमक दिखाई दी। वह कभी भी किसी चुनौती से पीछे नहीं हटे थे। मैं तुमसे द्वंद्वयुद्ध करना चाहता हूं। वो जिमिंग जोर से दहाड़ा। वो जिमिंग, क्या तुम पागल हो गए हो? तुम तो बहुत समय से रूपांतरण ची क्षेत्र में हो, और भाई चू युन तो अभी केवल ची शोधन क्षेत्र के छठे स्तर पर ही है। क्या तुम्हारे लिए उनसे द्वंद्वयुद्ध करना उचित है? चेन हुई अब इसे और बर्दाश्त नहीं कर सकी। मैं अपनी साधना को दबा सकता हूं। मैं अपनी मार्शल सोल का उपयोग नहीं कर सकता। कुछ भी चलेगा। वो जिमिंग गुस्से से आग बबूला था और किसी की भी बात सुनने को तैयार नहीं था। चाहे कुछ भी हो जाए, उसे गाहुयान से लड़ना ही था। जैसे ही चेन हुई समझाने बुझाने की कोशिश जारी रखने ही वाली थी, गाहुयान ने शांत भाव से मुस्कुराते हुए और पहल करते हुए कहा, दबाने की कोई जरूरत नहीं है। चलो खुलकर लड़ते हैं। कितना अभिमानी बच्चा है। आज मैं तुझे दिखाऊंगा कि आकाश कितना ऊंचा है और धरती कितनी मोटी है। वो जिमिंग ने अत्यधिक क्रोध में हंसते हुए, बिना किसी चेतावनी के अचानक अपना शरीर आगे बढ़ाया और गाहुयान पर हमला करने के लिए अपना हाथ उठाया। वो जिमिंग का स्तर रूपांतरण ची क्षेत्र प्रथम था और उनकी नींव अत्यंत मजबूत थी, साथ ही असाधारण युद्ध शक्ति भी थी। उनके समान स्तर पर उनका कोई प्रतिद्वंदी नहीं था। ये मुकाबला निश्चित रूप से अनुचित था। बादल घुमाने वाला हाथ। गाहुयान पूरी तरह से युद्ध भावना से ओतप्रोत होकर तुरंत उस अवस्था में प्रवेश कर गया। आध्यात्मिक ऊर्जा बिना किसी संकोच के मुक्त हुई, एक विशाल हथेली के रूप में संघनित होकर बादलों को रूपांतरित करते हुए नीचे बरसने लगी और वो जमीन को दबा दिया। प्रतिद्वंद्वी रूपांतरण ची क्षेत्र के प्रथम स्तर पर था और यह बिना किसी प्रतिबंध के द्वंद्वयुद्ध था, इसलिए गाहुयान जरा भी आराम करने की हिम्मत नहीं कर रहा था। पफ। वो जमीन के चारों ओर की आध्यात्मिक ऊर्जा क्लाउड टनिंग हैंड के हमले से तुरंत नष्ट हो गई। उसकी पुतलियां तेजी से सिकुड़ गईं, स्पष्ट रूप से उसे गाहुयान के इतने शक्तिशाली हमले की उम्मीद नहीं थी। डॉज। उसके मन में केवल यही विचार रह गया था। अगले ही पल वो जिमिंग हताशा में दूर भाग गया। जिस क्षेत्र में वह पहले था, वह क्लाउड टनिंग हैंड द्वारा कुचल दिया गया था और उमड़ते हुए क्यूई विस्फोट के प्रभाव बल ने आसपास की चट्टानी दीवारों को चूर चूर कर दिया था। कितना मजबूत। चेन हुई ने यह दृश्य देखा और उसके दिल में एक सिहरन दौड़ गई। ची स्तर 6 पर ही उसके पास इतनी शक्तिशाली आक्रमण क्षमता थी। रूपांतरण ची क्षेत्र में प्रवेश करने पर क्या होगा? वह सचमुच तांग जिक्सियन द्वारा चुने जाने के योग्य साबित हुआ।
वह सचमुच एक विलक्षण प्रतिभा था। एक बातचीत के बाद भी वू जिमिंग अभी भी सदमे में था। उसके माथे से ठंडा पसीना टपक रहा था और वह काफी हद तक होश में आ गया था। हालांकि वह इसे स्वीकार नहीं करना चाहता था, लेकिन अगर उसने अपनी मार्शल सोल का इस्तेमाल नहीं किया होता तो वह वास्तव में गाहुयान का प्रतिद्वंद्वी नहीं होता। इस समय अभिमान से जुड़ा पिछला तर्क अब महत्वपूर्ण नहीं रह गया था। महत्वपूर्ण ये था कि उसकी गरिमा को कैसे संरक्षित किया जाए। वह रूपांतरण ची क्षेत्र में था। किसी भी दृष्टि से वह ची शोधन क्षेत्र के छठे स्तर के किसी व्यक्ति से हार नहीं सकता था। मार्शल सोल, स्पिरिट हिडन फॉक्स। वू जिमिंग की पुतलियां अचानक पीली ऊर्ध्वाधर दरारों में बदल गईं और उसके पूरे शरीर से एक जबरदस्त दबाव उत्पन्न हुआ। उसके पीछे 10 पीली रोशनी से घिरी एक शुद्ध सफेद लोमड़ी प्रकट हुई। इससे संकेत मिलता है कि यह मार्शल सोल पीले रैंक की 10वीं श्रेणी का था। अध्याय 40, अमृत के 500 वर्ष। वू जिमिंग अपनी पूरी शक्ति का प्रदर्शन करने ही वाला है। चेन हुई एक तरफ खड़ा होकर खुद से कुछ बुदबुदा रहा था। छोटे भाई चेन, आप किसे पसंद करते हैं? तांग हाओरान के होठों पर मुस्कान थी। ऐसा लग रहा था मानो उसे गाहुयान की बिल्कुल भी चिंता न हो। छोटे भाई चू युन की युद्ध क्षमता इतनी असाधारण है कि उनकी मार्शल सोल उनकी शक्ति को और भी बढ़ा सकती है। हालांकि मुझे उनकी मार्शल सोल के रैंक का पता नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि स्तर में इस अंतर को आसानी से पाटा नहीं जा सकता। इसलिए मैं छोटे भाई वू की जीत का पक्षधर हूं। चेन हुई एक पल के लिए हिचकिचाई, लेकिन फिर भी उसने वू जिमिंग का पक्ष लिया। रूपांतरण ची क्षेत्र प्रथम स्तर, पीली रैंक 10वीं श्रेणी। चाहे किसी भी तरह से देखा जाए, वू जिमिंग को पूर्ण लाभ प्राप्त था। उसके हारने का कोई कारण नहीं था। गाहुयान की बात करें तो भले ही उसके पास एक उच्च कोटि की मार्शल सोल हो, वह इतनी बड़ी असमानता को नजरअंदाज नहीं कर सकता था। मैं तुमसे बिल्कुल उलट हूं। मुझे गाहुयान ज्यादा पसंद है। तांग हाओरन मुस्कुराया। जैसे ही वू जिमिंग ने अपनी स्पिरिट हिडन फॉक्स मार्शल सोल को मुक्त किया, गाहुयान का चेहरा भी गंभीर हो गया। एक येलो रैंक 10th ग्रेड मार्शल सोल, इस वू जिमिंग से निपटना आसान नहीं था। वह सु यंग से कहीं अधिक बलवान था। स्पिरिट फॉक्स किल। वू जिमिंग ने अचानक अपने हाथ ऊपर उठाए। उसकी उंगलियों से नुकीले नाखून निकल आए। वह चारों पैरों पर झुक गया और एक दहाड़ के साथ गाहुयान पर झपटा। गाहुयान के कदम धीमे और संयमित थे। उसकी निगाहें झपट्टा मारते हुए वू जिमिंग पर टिकी थीं और वह सावधानीपूर्वक मौका तलाश रहा था। उनके व्यापक युद्ध अनुभव ने उन्हें सिखाया कि दुश्मन की कमजोरी उजागर होने से पहले उन्हें जल्दबाजी में कोई कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। अन्यथा इस बात की बहुत अधिक संभावना थी कि वह सीधे प्रतिद्वंद्वी के जाल में फंस जाएगा। वो जिमिंग की आकृति तेजी से पास आए। जब वह 5 मीटर से भी कम दूरी पर था तो गाहुयान की नजरें घूमी और उसने अपने उल्टे हाथ से एक मुक्का मारा। स्विश। वो जिमिंग की गति अचानक बढ़ गई। उसका शरीर हवा में अविश्वसनीय रूप से तेजी से चमका और उसने पल भर में 4 बार दिशा बदल ली। चीख। वू जिमिंग के हाथों ने बेरहमी से खरोंचते हुए गाहुयान की छाती पर 10 गहरे घाव कर दिए। गाहुयान ने उपहास करते हुए अपना शरीर मोड़ा और वू जिमिंग के चेहरे पर कोहनी से वार किया। अभी अभी मारा गया वो मुक्का महज एक छलावा था। वो अच्छी तरह जानता था कि वू जिमिंग के पास आगे और भी चालें होंगी, इसलिए गाहुयान ने पहले कमजोरी दिखाकर प्रतिद्वंद्वी को लुभाया और सही मौके का इंतजार किया ताकि घातक वार कर सके। वू जिमिंग को कोहनी के वार से चक्कर आ गया। वह गुस्से में दहाड़ा और हालांकि वह देख नहीं पा रहा था, उसने सहज ही गाहुयान के शरीर पर दर्जनों खून के निशान बना दिए। चटक चटक। गाहुयान की हड्डियां चटक उठीं। उसकी मुट्ठियां तोप के गोलों की तरह थीं, जो जोरदार तरीके से निकलकर लगातार वू जिमिंग के शरीर पर प्रहार कर रही थीं। बूम 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 बूम। गाहुयान के मुक्के तेजी से बरस रहे थे, मानो आंखों को चकाचौंध कर देने वाले हों। हमलों की इस बौछार के आगे वो जिमिंग पलटवार तक नहीं कर सका। वह केवल अपने हाथों से महत्वपूर्ण बिंदुओं को मुश्किल से रोक पा रहा था और निष्क्रिय रूप से वार सह रहा था। यह चेन हुई पूरी तरह से अचंभित रह गई। इसका रैंक से कोई लेना देना नहीं था, दायरे से भी कोई लेना देना नहीं था। ये तो युद्ध अनुभव में एक सरासर हार थी। गाहुयान के सामने वू जिमिंग का व्यापक युद्ध अनुभव पूरी तरह से बेकार साबित हुआ। चाहे वह अपनी चालों में कितना भी बदलाव करे, गाहुयान को मानो उन बदलावों का पूर्वाभास हो जाता था और वह उससे एक कदम आगे रहकर प्रतिक्रिया देता था। बूम। एक जोरदार मुक्के से वू जिमिंग हवा में उछलकर चट्टान की दीवार से जा टकराया। उसने मुंह खोलकर वाह की आवाज के साथ खून थूका। दरअसल लड़ाई खत्म हो चुकी थी। हालांकि वू जिमिंग ने अपना असली तुरुप का पत्ता नहीं दिखाया था, लेकिन गाहुयान ने भी अपनी मार्शल सोल को प्रकट नहीं किया था।
वरिष्ठ भाई वू, जिक्सियन गठबंधन में शामिल होने के लिए मैं योग्य हूं या नहीं, ये तय करना आपका काम नहीं है। गाहू यान ने हल्की सी मुस्कान दी। मैं अभी हारा नहीं हूं। वू जिमिंग ने दांत पीसते हुए दीवार का सहारा लिया और खड़े होने के लिए संघर्ष किया। ठीक है छोटे भाई वू, बस करो। तांग हाओरान ने हाथ हिलाकर मध्यस्थता करने के लिए हस्तक्षेप किया। इस समय कोई भी समझदार व्यक्ति ये देख सकता था कि वू जिमिंग पहले ही हार चुका था। वू जिमिंग गुस्से से कांप रहा था, लेकिन तांग हाओरान के सामने वह कुछ और कहने की हिम्मत नहीं कर सका, बस नाराजगी से अपना सिर नीचे कर लिया। गाहू यान ने अपनी खून से लथपथ छाती पर नजर डाली और हंसे बिना नहीं रह सकी। वरिष्ठ भाई वू, आप मेरे प्रति सचमुच निर्दयी हैं। मैंने तो जानबूझकर आप पर नरमी बरती। अगली बार मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगी। पफ। गाहू यान की बातें सुनकर वू जिमिंग इतना क्रोधित और गुस्से से भर गया कि उसे चक्कर आने लगा और उसने अनजाने में खून का एक और घूंट फूंक दिया। ठीक है छोटे भाई चुयून, अब और कुछ मत कहो। इस बार हमारा उद्देश्य ब्लैक क्रो कैन्यन में प्रवेश करके स्पिरिट मेडिसिन इकट्ठा करना है। तुम्हारे अंदर जो भी क्रोध है उसे याओ बीस्ट पर निकाल दो। तांग हाओरान का आखिरी वाक्य वू जिमिंग को संबोधित था। वू जिमिंग ने चुपचाप एक औषधीय गोली निकाली और उसे निगल लिया। हाँ दोस्तों, इस लड़ाई के दौरान हम एक दूसरे को जान गए हैं। अब हम एक दूसरे से परिचित हैं। चेन हुई ने माहौल को खुशनुमा बनाने के लिए तुरंत आगे कदम बढ़ाया। वे चारों रास्ते से भटके नहीं और सीधे सामने से ही घाटी में चले गए। जैसे ही उन्होंने घाटी में कदम रखा, उन्हें हवा में खून की एक हल्की, लगभग अगोचर गंध महसूस हुई। रास्ते के दोनों ओर कई कंकाल पड़े थे। ये आसपास के कई संप्रदायों के शिष्य थे जो जल्दबाजी में अंदर घुस गए थे और फिर वहीं मर गए। उनके शरीर का मांस और खून पूरी तरह से ब्लैक क्रो द्वारा खा लिया गया था, केवल कंकाल ही बचे थे। रास्ते में जमीन पर नाजुक फूल और घास उग रहे थे, जिनसे हल्की सुगंध निकल रही थी। तांग हाओरान और गाहू यान सबसे आगे आगे चल रहे थे, बातें कर रहे थे और हंस रहे थे। अचानक तांग हाओरान ने गाहू यान के कंधे पर हाथ रखा और फुसफुसाते हुए कहा, भाई चुयून, आपने बहुत अच्छा लड़ा। वह वू जिमिंग मेरी बहन का पीछा करने के बारे में डींगे मारता रहा और उसे बहुत परेशान किया। मुझे भी वह बहुत समय से नापसंद है। गाहू यान तुरंत थोड़ा चिढ़ गया। ऐसा प्रतीत होता था कि जिक्सियन गठबंधन के भीतर भी सभी के बीच समान रूप से अच्छे संबंध नहीं थे। लेकिन मुझे थोड़ी जिज्ञासा है, भाई चू यून, आपकी मार्शल सोल का रैंक वास्तव में क्या है? मैंने अपनी बहन को कहते सुना है कि यह येलो रैंक 9वीं श्रेणी का है, लेकिन मुझे हमेशा लगता है कि आप इतने सरल नहीं हैं। तांग हाओरान से परिचित होने के बाद उनका बातूनी व्यक्तित्व पूरी तरह से सामने आ गया। ये सचमुच येलो रैंक की 9वीं कक्षा है। गाहू यान ने असहाय भाव से कहा। वैसे सीनियर ब्रदर तांग, मुझे सीनियर ब्रदर तांग मत कहो। मैं तुमसे उम्र में ज्यादा बड़ा नहीं हूँ। इस साल मैं सिर्फ 22 साल का हुआ हूँ। चून कि भविष्य में तुम मेरी बहन की बराबरी कर लोगे और मेरे जीजा बनोगे, इसलिए हम अपने पदनामों को लेकर अजनबी न बने। मुझे बस हाओरान कहो। तांग हाओरान बहुत ही सहज था, मानो वह हम सब एक परिवार हो की तरह व्यवहार कर रहा हो। गाहू यान का दिमाग काली रेखाओं से भरा हुआ था। हालांकि वह तांग जिक्सियन की सुंदरता से वाकई चकित था और उसके मन में कुछ विचार भी थे, लेकिन तांग हाओरान बिना शर्माए या दिल की धड़कन तेज हुए इतनी जल्दबाजी में कुछ कैसे कह सकता था? हाओरान, इन आध्यात्मिक औषधियों को किस श्रेणी में रखा जाता है? गाहुयान की निगाहें चारों ओर घूमी और उसने विषय बदल दिया। क्या आपको सड़क किनारे ये फूल और घासें दिख रही हैं? ये सबसे निम्न श्रेणी की आध्यात्मिक औषधियां हैं, जो इतनी कम उम्र की हैं कि हमारे किसी काम की नहीं है। हमें जो इकट्ठा करना है वह कम से कम 100 साल पुराना होना चाहिए। तांग हाओरान ने धैर्यपूर्वक गाहुयान को समझाया। इस वर्ष मैंने सुना है कि ब्लैक क्रो कैनियन में कई 500 वर्ष पुरानी आध्यात्मिक औषधियां प्रकट हुई हैं। भला 500 वर्ष पुरानी आध्यात्मिक औषधियों की लालसा कौन नहीं करेगा? न केवल हमारे स्वर्गीय दाओ संप्रदाय के, बल्कि यहाँ से काफी दूर स्थित आओ यून संप्रदाय के कई प्रमुख शिष्य भी वहां पहुंच गए हैं। आगे की कहानी सन के लिए वी के स्टोरी वर्ल्ड को सब्सक्राइब करो।